आदाब। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर की पहली सीरीज के 8वें एपिसोड में नाजरीन हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने जनाब अनीस आजमी साहब को लेकर आए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला वाहिद थिएटर मैगजीन है, जिसका मकसद थिएटर की सरगर्मियों से ड्रामे के शाकीन को बाखबर रखना है। तो ये रंग सफर इसी सिलसिले की एक ऑनलाइन कड़ी है। जाहिर सी बात है कि हम आजकल इस कोरोना काल में के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो रंगरस के इस रंग सफर में अनीस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदाब अनीस साहब। आदाब, शुक्रिया, नमस्कार। जी जी मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ नाचीज को ये मौका दिया कि मैं जी बहुत सारे थिएटर के लोगों से मैं हाजिर हो सकूं। और जी, मुझे भी। जी मुबारकबाद लिटिल थिएस्पियन को, रंगरस को, रंग सफर जी को। सीरीज में जी देख रहा हूँ पहले से लेके अब तक, और जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी सर्व की है थिएटर के लिए, जो इश्क और उनका एक रिश्ता है जुनून की हद तक, और वो सब लोग यहाँ आए और तबीयत खुश हुई। और जाहिर है कि मैं बहुत हकीर फकीर आदमी, मेरे कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं, नहीं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब कि आपने हमारी दावत कबूल की और आप यहाँ अरे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। नहीं, अगर भाई नाज़रीन, मैं आपको मैं देख रहा हूँ, आपके रेडिट जी थेस्पेन को देख रहा हूँ, जिस तरह से आप फेस्टिवल कर रहे हैं, अपने बलबूते पे जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जो काम इदारे करते हैं, जी जी, जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत जिस शुक्रिया, बहुत वजह बहुत से, और शुक्रिया। थिएटर का जो मैगजीन आपने निकाला है, जी ये अपने आप में, क्योंकि मैं जी उर्दू अकेडमी में जी, दो बहुत। मैगजीन था, तो मुझे जी 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 इतना दुश्मन तलब है ये, लेकिन ये जी है कि खुदा आपको जी हिम्मत दे, हौसला दे, और इस तरह से आप खिदमत कर सकें। जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शुक्रिया। हम आपके सामने ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने थिएटर की दुनिया में एक उम्र सर्फ की है। अदाकारी हो या हिदायतकारी, प्रोडक्शन का काम हो या प्रमोशन का, यानी स्टेज और स्टेज के पीछे की तमाम जिम्मेदारियों को अनीस आजमी साहब बहुस्न खूबी अंजाम देते रहते हैं। कुछ दिनों तक अंजुमन तरक्की हिंद में मुलाजमत की। उसके बाद दिल्ली उर्दू एकेडमी में बहैसियत सेक्रेटरी उन्होंने काम किया, और आजकल मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मरकज मुतालियात उर्दू सकाफत के मुशीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अनीस साहब ने तकरीबन 36 ड्रामे लिखे हैं। उनमें 6 ड्रामे ऐसे हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानिब से स्टेज भी किए गए हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि इस मुल्क की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की एक प्रीमियम थिएटर इंस्टीट्यूट है, थिएटर स्कूल है, उससे बड़ा थिएटर स्कूल और कोई नहीं है। और वैसी जगह में किसी ड्रामा निगार के ड्रामे को खेला जाना, ये उसके लिए तो है ही है, और जिस जबान में वो ड्रामा लिख रहा है उसके लिए भी बायसे फख्र है ये बात। बिलाशुबा हम ये कह सकते हैं कि अनीस साहब ने उर्दू थिएटर को एक अलग ही मकाम दिया है और उसे इज्जत बख्शी है। अनीस साहब ने दूसरी जबानों के ड्रामों का उर्दू तर्जुमा भी किया है। उर्दू ड्रामे के फन पर इनकी कई किताबें और मजामीन भी शाया हो चुकी हैं। थिएटर, पारसी थिएटर और आगाश काश्मीरी, ये किताब, और एक और दूसरी किताब है उर्दू थिएटर कल और आज। ये दोनों किताबें थिएटर पर तहकीकी काम करने वालों के लिए बेहतरीन रेफरेंस बुक है, जिसे मैं मानता हूँ। इसके अलावा अनीस साहब ने बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें तहरीर की हैं और कई किताबों के तराजम भी किए हैं। अनीस साहब का बड़ा कारनामा यह है कि इनकी कोशिशों से दिल्ली उर्दू एकेडमी में बच्चों के लिए उर्दू थिएटर वर्कशॉप और उर्दू थिएटर फेस्टिवल का आगाज हुआ। उर्दू ड्रामा फेस्टिवल अब दिल्ली की सकाफती जिंदगी का एक लाजमी जुज बन गया है। इन्होंने उर्दू विरासत मेला की भी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले अनीस साहब से ये जानना चाहेंगे कि अनीस साहब, आप थिएटर से कब, कैसे, किस तरह से जुड़ गए? देखिए, सब कुछ जो आपने मेरे बारे में अभी कहा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैंने इसमें से क्या किया है।
जी जी बहरहाल जो थोड़ा बहुत एक मोहब्बत और एक इश्क का रिश्ता और एक जुड़ाव मेरा थिएटर के साथ रहा है। जी लेकिन जी इनके कोई ऐसे बड़े कारनामे नहीं है जो आप अभी फरमा रहे थे, अब होते चले गए वक्त के साथ साथ। और मुझे सबसे बड़ी जो दौलत दुनिया में मिली, मतलब मेरा घर खानदान, मेरी बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन, जी मेरे भाई, इन्होंने जी मुझे जो सपोर्ट दिया और जिस तरह से एक माहौल बना, उसके जी बाद मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे पास कीमती चीज है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मैं आज जी अगर कुछ कर पाया हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। जी मॉरल सपोर्ट भी एक चीज होती है जो मुझे हमेशा मैसर आई जी है। थिएटर से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मैं बहुत शाई, बहुत शर्मिला किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ। और छुप कर बैठता था पीछे की बेंचों में हमेशा, क्योंकि अच्छा। बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए डरने की आदत बहुत ज्यादा थी और एक मुसलसल कॉम्प्लेक्स था। थिएटर मुझे कभी करना नहीं था, ना मैंने किया। और मैंने जो पहला प्ले किया वो मैंने जी कहीं लिखा नहीं, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ कि पहला प्ले मेरा 1972 में 26 जनवरी की परेड में हुआ था, जब हमने अच्छा बांग्लादेश में किया था, और वो इब्राहिम अल काजी की डायरेक्शन में हुआ था। तो मेरा अच्छा पहला प्ले एज ए एक्टर इब्राहिम साहब ने जो डायरेक्ट किया था 26 जनवरी की परेड में, बहुत तारीखी एक वाकया था ये। और वो मिसेस गांधी के खास इसरार पर हुआ था कि हिंदुस्तान अच्छा की अच्छा। पूरी 1857 से लेकर और हम्म जदोजहद आजादी बांग्लादेश की इस आजादी। आजादी तक। जी जी और ये एम के रैना और रंजीत कपूर, ओमपुरी और ये बंसी कौल साहब वगैरह, ये सब लोग उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो हमको नहीं मालूम था ये लोग कौन है। अच्छा हाँ, तो ये जो मुझे इब्राहिम अलकाजी साहब को नहीं पता था, वो जब आते थे तो हम ये कौन साहब है, कोई होंगे। असल में मैं जी सिलेक्ट हुआ जी था एनसीसी कैडेट में 26 जनवरी की परेड के लिए। 250 स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, उसमें से एक मैं भी था। तो पता ही चला कि भाई कुछ लोगों को हमें चाहिए, एक्टर्स चाहिए और कुछ क्राउड सीन चाहिए और कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के हों, और प्ले में साढ़े 300 लोगों को चाहिए। तो सॉन्ग एंड ड्रामा के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ जी जी कोलाब्रेशन, मैं एनसीसी जी में सिलेक्ट हुआ एज ए कैडेट। और पता चला कि मुझे एज ए एक्टर जाना पड़ेगा। तो वो मेरी अच्छा। जिंदगी का पहला प्ले था, जिसको मतलब कि मैंने किया। और उसमें बहुत एक्टर्स थे, बहुत एक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे, और मैं किसी को नहीं जानता था। देखा वहां, जी ये एक पहला वाकया था। उसके बाद मैं 22 साल की उम्र में जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो मेरा कोई ताल्लुक था ही नहीं। 22 जी साल की उम्र में मैं मुलाजिम हुआ अंजुमन तरक्कुल हिंद में, और सेल्स सेक्शन था वहाँ। एक साहब थे, बहुत बड़े आलिम थे, अचानक जी उनको जामिया में नौकरी मिल गई और वो जगह खाली हुई। और वो जी वहां से रुखसत हुए तो वो खलीक अंजुम साहब ने मुझसे कहा कि मियाँ पढ़ते लिखते रहना, यहाँ एक जगह खाली है, आके नौकरी कर लो। और मुझे पता नहीं जी क्यों शौक हुआ। वो साहब थे कबीर अहमद जायसी, जो जामिया अच्छा में प्रोफेसर हो गए थे, और मैं वहां पर पब्लिकेशन इंचार्ज के हैसियत से काम करने लगा। लेकिन अंजुमन में जाने के बाद मुझे एहसास है, जिम्मेदारी का कुछ एहसास हुआ, और मैंने ये बदल वो बदल, ये चेंज करो, इसको बदलो करो। खलीक साहब ने मुझे फ्री हैंड दिया था। 7 साल मैंने वहां पर काम की। और 7 साल के बाद मैं 2 साल के लिए सऊदीया चला गया था। जी वहाँ कुछ दिन मैंने काम किया, 2 साल, और उसके बाद फिर मैं उर्दू एकेडमी में आ गया। तो मैंने 5 मई 1977 में अंजुमन ज्वाइन किया था। और 8 मई को मैं जब ऑफिस से बाहर निकला तो मेरे कई दोस्त, वो ऑफिस मंडी हाउस के बिल्कुल पास, आईटीओ पे, जी उर्दू, जी और वो जा रहे थे और मुझसे कहेंगे चलो प्ले करना है, तुम भी चलो। मैंने कहा भाई मुझे क्या प्ले वेले में करना है, क्योंकि वो इब्राहिम अलकाई साहब का जो प्ले किया था 72 का, तो एक जमाना हो गया था, और उसने मुझे कोई ऐसी जी जी रोज नई तहरीक दी थी कि मैं थिएटर कर सकता हूँ या करना चाहिए। वो बात आई गई हो गई थी। तो मुझे जबरदस्ती किडनैप करके ले गए सब दोस्त वगैरह। मेरा छोटा भाई जलीस भी उसमें शामिल था, और हम लोग अच्छा किसी तरह से मंडी हाउस पहुंचे, रेलवे लाइन क्रॉस की और मंडी हाउस। तो वहां एक साहब मिले, एम के रैना, अच्छा और एक मेरा। और उन्होंने जुलूस की, बादल सरकार का जो मिचिल प्ले था उसकी रीडिंग कर रहे थे। तो मुझसे कहा कि मियाँ एक कैरेक्टर तुम भी पढ़ लो, हिंदी पढ़नी आती है? मैं आती है। जी जी तो रैना ने कहा कि भाई तुम जो एक रोल तुमको कौन सा दे। मैंने कहा मुझे करना वरना नहीं, मुझे ये लोग पकड़ के ले आए हैं, मैं तो बस ऐसी तफरीहन आ गया हूँ। जी जी तो यार तुम हाँ कर दो, एक्टिंग वगैरह सिखा देंगे। और 2-3 दिन के बाद फिर मुझे किडनैप कर लिया। मैं फिर गया, फिर एक एक्टर मिसिंग था, फिर मुझे स्क्रिप्ट दी गई कि चलो उस एक्टर की तुम पढ़ दो। तो एमके ने कहा कि जिस दिन तुम आते हो उस दिन हमारा एक एक्टर मिस हो जाता है, तो तुमको अब रोल करना चाहिए। और वहाँ सब लोग जो बैठे हुए थे, उनकी जिंदगी का वो पहला प्ले था, कोई भी एक्टर नहीं था। मतलब जी सुधीर मिश्रा,
रजनी मिश्रा, विनोद दुआ, दिनेश हम्म, और वीरेंद्र सक्सेना, जी जी हम सब लोगों की जिंदगी का ये पहला प्ले था जुनून। और वो तारीखी प्ले होगा ये कभी सोचा नहीं कि जी 183 नॉन स्टॉप शोज हम्म, उसके होंगे। जी जी तो इस थिएटर में आया 8 मई 1977 का दिन था वो। और वो जी जुड़ा जी तो जुड़ा चला गया, मजा आया तो आता चला गया। फिर मैं जी ट्रांजिशन जी करना ग्रुप का फाउंडर मेंबर बना, और उस हम्म, दिन से ग्रुप में ट्रेजरर हूँ। तो बहरहाल ये सब चीजें जिंदगी में आई और ये अपने आप होती चली। मैं कब एक्टिंग करने लगा, मैं कभी बहुत अच्छा एक्टर नहीं था, कब मैं प्ले राइटिंग की तरफ आ गया, क्योंकि जिस वक्त हम लोग जुलूस कर रहे थे मुझे उसी वक्त लगा कि ये रति बार्थोलोम्यू और वीरेंद्र सक्सेना की रति स्क्रिप्ट, बार्थोलोमेव, जी जी और रति बार्थोलोम्यू ही हम लोगों को धक्का दे के ले गई थी। वो कॉमरेड थी हम्म, और वो कहती और थी वो स्ट्रीट ड्रामे से ज्यादा उनकी दिलचस्पी रही है। नहीं, बहुत रथी, जबरदस्त हाँ लगी जी, थी। बहुत, हाँ हाँ, बहुत स्ट्रीट ड्रामे जबरदस्त थी, पे बहुत बहुत काम किया उन्होंने। हाईली जी लर्नेड, जी और पूरी दुनिया के हम्म, उलूम को पढ़ रखा जी था। जी और जी, रत्ती बिल्कुल तो बिल्कुल, हम्म गलत थे, मतलब सिगरेट भी एक्सचेंज करते थे। उनकी हम्म और हमारी उम्र में माँ और बेटे का फर्क था, लेकिन वो इस हम्म तरह से बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या उनकी तारीफ करूं। हम्म तो रति बार्थोलोम्यू दिल्ली कॉलेज के इन तमाम लड़कों को धक्का देकर एम के रैना के पास में भेजा था, और हम एक ग्रुप में हम्म, कब बन गए, और कब इतना मजबूत ग्रुप बन गया, ये सब कैसे हुआ, ये सब मतलब खेल खेल में होता चला गया, और हम जी लोग जी बड़े जी थिएटर के एक्टिविस्ट हो गए। तो जी ये एक इतिहास की बात थी कि मेरा जी थिएटर से कोई रिश्ता नहीं था, थिएटर से मुझे कोई वापसगी नहीं थी, और फिर वो जुनून सवार होता है, तो फिर ये था कि हम्म। हम 24 घंटे जो थिएटर के हो गए, और अपनी दरअसल जाबानी आपका जो थिएटर की दुनिया में जो आपने कदम रखा, यानी आपने जो बिस्मिल्लाह किया, वो जी पहला ही कदम आपका जो पड़ा, वो बहुत बड़ी शख्सियत के आशियाने पे, यानी इब्राहिम अल काजी के बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। पहली बार ड्रामा करना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने बहैसियत अदाकार थिएटर में कदम रखा, ड्रामा जी लिखने की तहरीक आपके अंदर कब से पैदा हुई, लगा देखिए, कि ऐसा है आपको कि ड्रामा लिखना चाहिए? मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि मैं जिस खानदान से, किस बहुत मामूली घर से निकल कर आया हूँ, लेकिन मेरे खानदान में मेरे वालिद की किताबें रखी हुई थी, जो लाइब्रेरी साइंस में हिंदुस्तान की जी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी के चीफ ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज थे, पूसा इंस्टीट्यूट की, जिसमें 158 क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर लाइब्रेरियंस काम करते हैं। तो माय फादर वाज द अच्छा, चीफ ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज। जी, वो जी। लिखते पढ़ते रहते थे। मेरे मामू साहिब किताब थे, नाना, परनाना, लकड़नाना सब हिस्टोरियंस थे और साहिब किताब थे। तो वो घर में जो किताबें थी मेरे बुजुर्गों की, तो हुँ। मुझे तारीफ मिलती थी कि जब मैं भी अगर कोशिश करूँ तो कुछ कर सकता हूँ। और मैंने पहली तब आजमाई की कि जो हिंदी में जो जुलूस था उसको हुँ, मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। और मैं अच्छा, बिल्कुल 23 साल की उम्र मेरी थी, और मैंने तफरीहन लिखा। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि जाकिर हुसैन कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ मुझे गंगा प्रसाद विमल जैसा ग्रेट इंसान, टीचर मेरे जो थे, वो उन्होंने कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम लिखो, तुम लिखो, तुम लिखो। और मुझे मैगजीन का एडिटर बना दिया, रजनीगंधा का। मैं एडिटर बन गया हिंदी मैगजीन का। मैं दिल्ली कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला मुसलमान बैकग्राउंड का आदमी था जो हिंदी ऑनर्स कर रहा था। तो अच्छा। मुझे कॉलेज में से पंडित अनीस आजमी कहते थे, और पंडित लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल, जी। मैं मुश्ताक काक को भी पंडित कहता हूँ, मुश्ताक काक भी मुझे पंडित कहते हैं, तो ये हाँ, वो हमारे अक्सर ज़िक्र दोस्त करते हैं हैं। जी जी वो जी, बातचीत में। ये जी, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। जी। और तो मैं रजनीगंधा में जब आखिरी दिन था कि मैगजीन आज जानी जानी है, क्या करूं क्या करूं, क्या लिखूं मैं। तो मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे सामने, वो अपना लिखने पढ़ने में मशगूल थे, रात के 11 बज रहे थे। मैंने उन्हीं के ऊपर एक खाका लिख दिया। अरे वाह! वो खाका जो छपा, तो बहुत से लोगों ने कहा यार ये कैरेक्टर सचमुच है या तुम्हारा ख्याल ही है। तो मैंने कहा कि मालूम नहीं। पहली जिंदगी की तहरीर जो थी वो रजनीगंधा में एक अपरिचित जो मुझसे परिचित है, ये मैंने अरे लिखा। वाह! अच्छा, और अच्छा। बाद में मेरे वालिद ने जब वो पढ़ा तो वो रोने लगे कि तुम इतने बड़े कब हो गए। और बहरहाल वो एक सच्चा खाका था। और उसके बाद हुँ, फिर जुनून जब हम कर रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि ये प्ले ऐसा है कि हुँ, हिंदुस्तान में बहुत सी जबानों में ये हो रहा है। अमोल पालेकर हमारे साथ, मतलब हम लोगों ने साथ साथ कलकत्ता में किया था, दोनों हुँ, पानी में डूब गए थे जब बाढ़ आई थी हुँ, 78 में। हुँ, तो वो 400 शो कर चुके थे और हमने शुरुआत की थी। बादल दा जो है 1800 शो कर चुके थे उस वक्त। तो हुँ, वो मराठी में कर रहे थे, बादल दा मछिल बंगला में कर रहे थे, और हम लोग हुँ, हुँ, हिंदुस्तानी में।
मुझे लगा कि उर्दू दुनिया तक ये प्ले पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको जब ट्रांसलेट कर लिया, तो एक दिन मैं उर्दू घर में उस स्क्रिप्ट को बैठा हुआ नकल कर रहा था कि एक कॉपी और बना लो। तो उस वक्त हमारे एक दोस्त गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वहाँ अचानक आए और बोले क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे प्ले मैंने ट्रांसलेट किया है। तो शाहिद माहौली साहब उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे पढ़ने को। और जब 2 महीने हो गए तो मैंने कहा, एक दिन याद आया कि मैंने शायद वो मेरा प्ले आप ले गए थे। कहले हाँ वो मैंने अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। अरे मैंने कहा मैं उसको थोड़ा सा फेयर करना है। तो जी कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि फला तारीख को कहीं जा तो नहीं रहे हो तुम, छोटे बेटे के चक्कर में बहुत जाते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो हूँ यहीं पर। तो उन्होंने कहा आ जाना। तो कार्ड आया, उस कार्ड में 5 किताबों की रस्म गिरा थी। अच्छा। और उसमें एक प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब की किताब थी, एक प्रोफेसर सादिक साहब की किताब थी, एक शाहिद माहौली साहब की किताब थी, एक उनकी जी बेगम की जी किताब जी थी, जुलूस। मैंने कहा शाहिद भाई ये क्या, मैंने तो अभी तो रीराइट करना था, मुझे तो फेयर करना था। कहने मियाँ वो वैसे ही खुरदुरा बहुत अच्छा। और इस तरह से जुलूस जो है वो जब छपा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ दोस्तों ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। और उन्होंने 500 कॉपी छापी थी और वो 22-23 दिन में सारी खत्म हुई। वाह। उसे मेरा कम नहीं थे, सब बादल का कम। अनीस तो कोई चीज था नहीं, अनीस की क्या औकात थी, लेकिन बादल दा का इतना शोहरा हो चुका था, जुलूस इतनी जगह हो रहा था, उनके सारे जी 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 मैगजीन उसके बारे में आर्टिकल्स आए थे जब उसने 100 शोज कंप्लीट किए। जी जी तो शाहिद माहौली को दोबारा वो छापना पड़ा। और वहीं से बादल दा से मैं कलकत्ता में हमेशा हम लोग जाया करते थे पदारिक में, और दूसरे ग्रुप हमको बुलाया करते थे वहाँ पर। शमन जालान खास तौर से हर तीसरे महीने हम लोग वहाँ जाया करते थे। मैंने बादलदा से मुलाकात की, मैंने कहा मुझे स्पार्टकस और भ्रोमा और इसकी भी परमिशन चाहिए। उनका तुम्हें कोई भी करना कर लो। और फिर मैंने स्पार्टकस जब हम लोग कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि मैं इसको भी करूँ। तो इस तरह से मैं करता चला गया। फिर ट्रांसलेशन से मुझे ये हुआ कि भाई उर्दू दुनिया में ये जो जुलूस गया तो हर आदमी का ये क्या मतलब स्टाइल है, ऐसे भी क्या तहरीर हो सकता है ड्रामा, ये तो बहुत ही अजीब। और उसके बाद स्पार्टकस जब आया तो फिर लोगों को लगा। फिर कैफी आजमी साहब ने मुझे एक दिन पकड़ा गिरबान से और कहा कि देखो बेटा मेरे कहने से एक काम कर लो, मदर को ट्रांसलेट करो। तो मैंने कहा कि मदर हम लोग कर रहे हैं और उर्दू में मैं कर भी दूंगा, लेकिन ये कि बहुत भारी प्रोडक्शन है, उसको हर आदमी कर नहीं सकता। उर्दू में शायद ही कोई ग्रुप उसे करेगा, तो सिर्फ किताब बनकर आ गया, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कैफी साहब इसमें 17 गाने हैं, रख्त ने जो गीत लिखे हैं उसका हिंदी बिल्कुल मदर करेज में। ने किया है और हम लोग इसके वो कर रहे हैं। उसमें कहीं कहीं मैंने उसमें काफी रद्द-बदल कर दिया जो एम के रैना कहते हैं। लेकिन ये कि इस गानों को मैं शायर नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा मैं करूंगा, जी जी नज्म तुम करो, नज्म मैं करूंगा। और मैंने कहा अच्छा, वो मैं उनको जिक्र करता रहा, वो करते रहे। अच्छा मैंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये प्ले नॉवेल जो लिखा गया, मैक्सिम गोर्की चंदा मांगने गए थे अमेरिका के रूसी इनकलाब, वहां जी उन्होंने ये इनकलाबी हाँ ब्रेख्त जी जब जी भाग गए जर्मनी से, तो उन्होंने जर्मनी से भागना पड़ा उन्हें। अमेरिका में कैदी जी साहब ने कहा कि मैं यहाँ ट्रांसलेट इसे गाने नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और वहीं पे जी तारीख बन जाएगी कि मदर का जो जी कुछ भी। और हबीब साहब कैफी साहब ने मुझे एक दिन खत आया अमेरिका से, उनका कि मियाँ तुम्हारा काम मैंने कर दिया, तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने भी जी तो उनका मैंने 17 के 17 लिख दिए हैं और एक तुम्हें इसमें भेज रहा हूँ। फिर आपकी जी प्लेट खाली सोचना होगा कि खाना कैसे, तो सरकार को उल्टी जब तक कि आपकी प्लेट नहीं भरती, अपनी मदद करो, किसी का इंतजार। वही बरखती खुदरी जबान के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने किया, मजा आ गया। जी अनीस मजा आ साहब। गया। साहब ने वो सूटकेस खो दिया, वो चोरी हो गया एयरपोर्ट पे, वो आज तक नहीं मिला और मेरा अधूरा रखा हुआ है। अच्छा मैंने भी फिर दिल ऐसा टूटा कि मैंने नहीं। जी आप कुछ कह रहे थे, अच्छा अच्छा। आप कुछ फरमा रहे थे शायद। जी जी अनिल साहब, आपने तकरीबन 3 दर्जन ड्रामे लिखे हैं, यानी 36 ड्रामे के खालिक हैं आप। और आपने जी बच्चों के भी ड्रामे बहुत लिखे हैं।
बच्चों के तो आपके 2-3 ड्रामे यहाँ बहुत खेले जा रहे हैं रेगुलर बराबर। एक तो दादी जी अम्मा जी मान जाओ और एक गड़बड़ घोटाला, ये 2 ड्रामे कई स्कूलों में खेले गए हैं। और यहाँ एक एसएम राशिद नाम के एक साहब हैं, जो कि यहाँ के सीनियर मोस्ट थिएटर डायरेक्टर में से हैं, जो बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। वो आपके इस ड्रामे को रेगुलर खेल रहे हैं। आप मुझे ये जी। बताइए कि हाँ, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि आपके तमाम ड्रामे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका महबूब ड्रामा कौन सा है जो आपने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा, उसके लिखने के प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अच्छा तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, पसंदीदा तो है। नहीं, अच्छा अगर नहीं होता तो देखिए खेला नहीं जाता शायद। हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस तरह के दोस्त मिले, ऐसे अहबाब मिले। मेरा ये बड़ा जी बड़ी वो रही है कि इसकी वजह से ड्रामे इतने ज्यादा लिखवा लिए इन्होंने मुझे, और जोर जी। जबरदस्ती करके लिखे हैं। हुआ यूं सब कि मैं जब उर्दू एकेडमी में आया और वहां पर मैंने शरीफ हुसैन जी। नकवी साहब का करम है कि जब मुझे उन्होंने कहा कि तुमको हम पब्लिकेशन का और इंचार्ज बनाते हैं, जी। और फेस्टिवल के लिए मैंने कहा कि अगर हम करें तो हमें उर्दू में, हिंदी एकेडमी करती है और हिंदी के दूसरे अदारे करते हैं, उर्दू में ड्रामे को फरोग नहीं मिला और ये सिर्फ सबसे पीछे है। इस सिंह को उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मेरा थोड़ा सा चूंकि रुझान थिएटर की तरफ है, मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो आपने मुझे लिखा भी है इसीलिए, तो आप ड्रामों के लिए कुछ गुंजाइश निकालिए। तो उन्होंने कहा जो तुम्हें करना करो। और इस तरह से हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की सिफारिशात पे हमने उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनका कि 6 रोजा एक श्री राम सेंटर या कमानी बड़े ऑडिटोरियम सब बुक करेंगे और सबको पैसे देंगे। हर प्ले के हिदायतकार को 15,000 रुपए मिलेंगे उस वक्त। बाद में 75,000, अब 1 लाख रुपया है। जी। तो और उसमें ऑडिटोरियम और प्रेस पब्लिसिटी और ये और वो दुनिया भर की सारी उसमें सहूलियात थी। तो वहां पर जो मुझे लगा कि जामिया में अगर बहुत बड़ा काम हुआ था, जाकिर साहब या प्रोफेसर मुजीब साहब, तो उन्होंने ये किया था कि बच्चों के लिए ड्रामों का सिलसिला शुरू किया था। और हबीब साहब से क्योंकि मेरी बड़ी मुलाकातें होती थी, और वो ये बार बार कहते थे कि कुछ बच्चों के लिए करो, कुछ बुनियादी काम करो, और ये बुनियाद में तुम जो करो। तो हबीब साहब ने खुद बच्चों के लिए बहुत से प्लेस लिखे थे और किए थे, और पहला तो वो मशहूर हुए थे। वो जाहिर है कि जामिया में अगर वो ना आते, आगरा बाजार ना करते, तो नजीर की कहानी, नजीर की जबान उन्होंने किया था। और वो प्ले जो था, जाहिर है कि वो इत्तेफाकन हुआ, और लोगों को जब पता चला कि साहब कोई आदमी है जो इब्टा में बॉम्बे से यहाँ आया है और उसने ये काम किया है, तो वो एक हंगामा मच गया। और वहीं पर खुशियाँ जैदी थी, उन्होंने बहरहाल वो लंबी कहानी है। तो मुझे जी। बार बार ये हम हो रहा था, तो मैंने शरीफुद्दीन नकवी साहब जो सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी थे, मैंने कहा हम बच्चों की थिएटर वर्कशॉप भी अगर करते हैं तो हमारे पास ये होगा कि यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स बहुत सारे हैं, और एक फिजा बनेगी, एक माहौल बनेगा। हम कभी जामिया में करेंगे, कभी बुलबुल खाने में करेंगे जो गर्ल्स का बहुत बड़ा स्कूल था, और 18 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे यहाँ पर, और 40 जो है मिडिल स्कूल्स है। तो एक पूरे दिल्ली के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी। तुम करो। अब जब हमने ये कमेटी से अप्रूवल ले लिया, एक बहुत बड़ा बजट अप्रूव कर लिया, ड्रामा फेस्टिवल के लिए अलग बजट था, थिएटर के लिए अलग बजट था। तो मैं चूंकि थिएटर कर रहा था एम के रैना के साथ, तो मैंने कहा कि एनएसडी में सब दोस्त थे मेरे, और उनके साथ बहुत उठना बैठना हमारा था, याराना था। तो मुझे मदद तो मिल सकती थी कि वहाँ के जो पास आउट थे वो आके हमारे यहाँ डायरेक्शन कर सकते थे और उस प्ले को कुछ कर सकते। तो बहरहाल ये हुआ कि उर्दू के अंदर हम प्लेस कौन से करें। वर्कशॉप हो गई, वर्कशॉप से वर्कशॉप मैंने कहा कि नहीं होगा, वर्कशॉप के अंदर एक थिएटर भी होना चाहिए, एक ड्रामा भी होना चाहिए। तो हमने वहाँ उस वक्त के जो मशहूर लोग थे उनको बुलाया और कहा कि साहब डायरेक्ट कीजिए। मोनी माथुर जी थी, बहुत बड़ी फाल्कॉन के अंदर बहुत सीनियर एक्टर थी वो, बहुत उन्होंने खिदमत उनकी है थिएटर के अंदर। कुछ जैदी के साथ उनका बहुत लंबा रोल रहा, एनएसडी में भी पढ़ाया था उन्होंने। बहरहाल मोनी जी से मैंने कहा, तो उन्होंने जो प्ले थे अली बाबा 40 चोर जैसे, उन्होंने हिंदी में इसको किया और मुझसे उर्दू ठीक कर दो, उसको थोड़ा ये कर दो, वो कर दो। तो ये एक प्ले हो गया। फिर दूसरे साल भी हमने इसी तरह से कुछ सोचा क्या करें अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी उठाई और उसको कर दिया। फिर उसके बाद प्लेज मिल रहे थे, 8 9 10 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर नहीं थे। मैं 35 बच्चों को सिलेक्ट करके एक वर्कशॉप किया करता था हर साल। तो मुझे लगा कि यार कोई बच्चा मुंह देखे कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा,
ये अच्छा नहीं। मैंने फिर जब स्क्रिप्ट तलाश की तो स्क्रिप्ट बच्चों के लिए कोई ऐसी मिली नहीं कि जिस पर, और मैंने फिर नकवी साहब से कहा कि साहब हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। तो उन्होंने बहुत मुझे डरते हुए कहा कि आप किस मर्ज की दवा है, आप क्यों बैठे हो, स्क्रिप्ट नहीं है तो लिखे। और उन्होंने कहा कि मेरी साहब मेरे कमरे में दोबारा ये कहने बताना कि साहब ये काम रुक गया है, मुझे नहीं मालूम, मुझे काम चाहिए, जी जो जी। करना काम कीजिए। और फिर मैंने उर्दू की वो कहानियां, अल्फ लैला की कहानियां और दूसरी कहानियां हम्म, लिखी बोर्ड के जी साथ जी। मैंने। और मैंने फिर इस तरह से भी काम शुरू किया कि आधे बच्चे स्लम के निजामुद्दीन में जो भीख मांगते हैं, गाड़ियां धोते हैं, और सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल के आधे बच्चे, इनके अरे साथ मिलकर किया तो बड़ी डांट पड़ी कि साहब, जब बच्चों को पता चला कि साहब ये बच्चे, फिर मैंने बहुत डेंस स्लम जो है, जहाँ सिर्फ जेब कतरी और इस तरह के लोग हो, और बहुत ही बुरे बुरे बच्चे जो है, जो जिंदगी को कोई मुद्दा नहीं है, तो बहुत डिप्राइव क्लास के बच्चे थे, उनके साथ थिएटर वर्कशॉप शुरू की। क्योंकि मेरे बाप से मुझे कॉमेडी विरासत में मिली थी, तो वो खून में कि इन लोगों को, जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, उनके सर पे हाथ रखा जाए। और उर्दू के जो गरीब बच्चे थे जमुना पार के बहुत सारे स्कूल में, वहां गया, और वहाँ मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हम बदलते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और वो बहुत बच्चे और बच्चियां, और यही वजह है कि मैंने एक प्ले लिखा था, आ, वो सिर्फ बच्चियों का था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल थी, हेडमिस्ट्रेस शमीमा बेगम, जो बहुत बड़े बड़े काम करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी, और बहुत जी मानी जी। हुई थी। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि चाय पे तुम आ जाओ और मेरे साथ चाय पियो। और फिर कहा कि एक बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, और मेरी बच्चियां जो है, मैं उनको लड़का बनाती हूँ तो ये बुरा लगता है, मैं इनको ये करती हूँ बुरा लगता है, सिर्फ औरतों के भी लड़कियों के मसले की कोई प्ले नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं जिसमें इतने बच्चों को खपाया जा सके। उनका नहीं साथ में, तुम इस स्कूल से बाहर नहीं जाओगे, मुझे वादा करके जाओगे, तुम्हें एक बच्चियों के लिए मुझे लिख के दो। और मैं वहां बैठा, बातें करते 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 एक ऐसा मूड बना कि मैंने उनकी कहा कि कुछ टीचर्स, कुछ सीनियर बच्चियों को भेज दीजिए, मैं इमला बोलूंगा, एक प्ले अभी लिखते हैं। और दादी अम्मा मान भी जाओ। जी। ये प्ले मैंने वहीं बैठकर बोलना शुरू किया इमला, और वो प्ले तैयार हुआ। और जब ये कंपटीशन में गया तो उसको बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो आ गई कि मैं नालायक नाहल आदमी, ये प्ले मतलब क्या, जो जजेस थे वो मुझसे मुतासिर थे या क्या हो गया। तो वहां से मुझे एक तहरीक मिली कि नहीं, मैं बहुत जी कमजोर हूँ, बहुत मामूली हूँ, लेकिन फिर भी करने में, कुछ करके देखने में हर्ज नहीं। तो और इस तरह से फिर उसी वक्त क्या हुआ कि भीष्म साहनी का एक प्ले था जो कई जगह रिजेक्ट होकर कबीर, जी और वो आपके कलकत्ता में भी 3 लोगों ने रिजेक्ट किया, कहीं भी है, तो जी जी जी। भीष्म जी ग्रेट इंसान, ग्रेट प्ले राइट, बहुत काबिल इंसान थे, लेकिन वो इमोशनल हो गए, वो उसमें कुछ एडिट नहीं कर पा रहे थे। और एम के रैना जो हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, और एक दिन बड़े इमोशनल कह के मैं इसको जमुना में फेंकने जा रहा हूँ। तो रैना ने कहा, देखिए जमुना में फेंक के भी क्या हासिल होगा, आप हमको फ्री हैंड दे दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसका जो हशर करेंगे, आप बोलेंगे कुछ जी। नहीं। वो और उनकी मैडम मिसेस दोनों थी, और वो शीला जी बोले कि जी भीष्म से दुनिया में कूदने जा रहे हैं, इसे लेकर। उनके ने मुझे स्किप दी और कहा कि अनीस इसको पढ़ के कल से हम बैठेंगे। जी। और मैं रात भर पढ़ा उसको, और रात भर पढ़ के सुबह संडे था, नैना के पास गया और मैंने कहा कि नैना साहब, इसमें यही चीज है, मैंने कहा, देखो इसमें जितना है ये भंडारा भंडारा, इसको एडिट करो और क्या कर सकते हो। मैंने कहा, आपको भीष्म जी ने फ्री हैंड दिया, मुझे फ्री हैंड दे दीजिए। और मैंने इसको पूर्विया, भोजपुरी, उर्दू और हिंदी, संस्कृताइज हिंदी, बिल्कुल संस्कृताइज उर्दू और भोरबिया, क्योंकि जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उनसे भोजपुरी में लोग पूर्विया बोल, हिंदू कैरेक्टर से भोजपुरी कबीरपंथी थे। और जितने कैरेक्टर्स थे मुस्लिम, बादशाह है या सिपह सालार है, उनसे पर्सनलाइज जी उर्दू जी। बोल, और जो काशी महंत वगैरह थे उनसे संस्कृताइज हिंदी बोल। ये 4 जबान वो अच्छे इत्तेफाक से मुझे, मैं हिंदी पढ़ा हुआ था, उर्दू भी थोड़ा शुद्ध बुद्ध थी, भोजपुरी जी पूर्विया मेरी जबान है। वो प्ले जब हमने 4 दिन में कर लिया और उसकी जो रीडिंग हुई, तो भीष्म जी और उनकी
मैडम शीला जी दोनों आई थी, और उनके चेहरे में बड़े अजीब अजीब तासुर आते, मतलब बड़े परेशान थे कि ये क्या कर दिया मेरे इसको आधा कर दिया, चौथाई कर दिया। और प्ले जब होता है, जी। ये मेरा नहीं था, लेकिन वो प्ले इतना अच्छा बना कि हम्म। हम दिल्ली के प्रोसेनियम थिएटर में, मतलब हम 138 शो जुलूस से कर चुके थे बादल दा के। अरे वाह, अच्छा अच्छा। जी। और ये दिल्ली का पहला प्ले था जिसने 100 शो पूरे किए थे, पहला हम्म जुलूस। अब प्रोसेनियम थिएटर में जब कबीरा खड़ा बाजार में हुआ, हम्म। तो 138 शोज इसके लिए, और ये दिल्ली का पहला प्ले है जिसने 100 शोज प्रोसेनियम थिएटर के अंदर पूरे किए। जी और जी। मतलब मुझे भी उससे एक शनाख्त मिली और एक भरोसा मिला। सारा हम्म क्रेडिट हासिल जी का और उनके रैना का है, पंचानन पाठक का है, क्योंकि जो म्यूजिक बनाई पंचानन पाठक ने, जो उसमें सारे कीर्तन थे, और एम के रैना की जो क्राउड सीन्स होते हैं, जो मास्टरिंग है, उसका तो कोई हम्म जवाब ही नहीं है। हम्म। तो कुल मिलाकर जो हमारे इतने डेडिकेटेड एक्टर्स थे, गजब के एक्टर्स थे, मतलब जुनूनी कैफियत थी एक, वो सब कुछ मिलाकर ऐसा हुआ कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आपके कलकत्ता शहर में भी हमने न जाने कितनी बार इसको लेकर आए। लेकर आए, जी जी। कोई शहर छोड़ा नहीं, कोई जगह छोड़ी नहीं, कोई मेला नहीं छोड़ा हम जी लोगों जी ने। जी जी जी। नॉन स्टॉप शोज इसके जो हुए हैं, तो वहां से एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो मैं जब उर्दू अकेडमी में आया, तो मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए प्लेस नहीं है, और मुझे नकवी साहब ने फ्री हैंड दिया था कि आप बच्चों के लिए अलग करेंगे थिएटर वर्कशॉप, और ड्रामा फेस्टिवल अलग करेंगे। तो ड्रामा फेस्टिवल में बड़ी दुश्वारियां थी, क्योंकि जितने लोग थे इन्फ्लुएंस करके आने एंट्री करते थे, जबकि उनका इतना नहीं था। मैं चाहता था कि एक मेयार बन जाए उसमें। मैंने एनएसजी के जी। लोगों को जब तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि साहब मैं तो प्रो एनएसजी हूँ, बायस्ड हूँ, और उर्दू का हम्म भला कैसे। मैं चाहता था एक मेयार बन जाए, देखेंगे भाई ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएंगे। और उस पर मुझे बड़े इल्जाम लगे, बहुत इल्जाम लगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सपोर्ट थी सारे सेक्रेटरीज की, जुबैर जी। रिजवी साहब है, तो उन्होंने मुझे काफी तकलीफ दी। उसके अलावा मतलब कि सबसे ज्यादा मुझे फ्री हैंड जो है सादिक साहब, प्रोफेसर सादिक साहब अच्छा। आए थे। वो जी ड्रामे जी। की तरफ उनका रुझान था, झुकाव था, वो ड्रामे से वाकिफ थे, उज्जैन नगरी के थे, तो उन्होंने मुझे काफी खुल के सपोर्ट दिया कि आप कीजिए। इस तरह से बाकी सेक्रेटरीज ने भी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तारीफ करूंगा कि मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मेरी सूरत ऐसी कि हर आदमी तरस खाता है, आपने भी आज तरस खाया है, तो मुझे बड़ी support मिली, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता चला गया। जी। और आपसे बात करके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और इस रंगरस के प्लेटफॉर्म से मैं समझता हूँ जो लोग थिएटर पे काम कर रहे हैं, जो तहकीकी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही मालूमाती सेशन है उनके लिए। अब अनीस साहब, एक बात ये जानना चाहूंगा कि आप जिस जमाने में दिल्ली में थिएटर कर रहे थे, तो और भी कौन कौन से फाल थिएटर ग्रुप थे जिनका ताल्लुक उर्दू थिएटर के साथ भी था, जो लोग ड्रामे कर रहे थे वैसे? और साथ साथ आप ये बताएं कि आपका हबीब साहब के साथ कैसा था, कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ? आप ने काफी वक्त गुजारा है और बहुत करीबी रिश्ता था आपका। पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जमाने में, जिस जमाने में आप बहुत ही एक्टिवली थिएटर पे एक अदाकार और हिदायतकार के तौर पे, और खास तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से एक बड़े इंस्टीट्यूशन में आप बैठे हुए थे, उस जमाने में थिएटर का माहौल क्या था उर्दू का? देखिए, दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, उर्दू जी। स्कूल से और कॉलेज, तो दिल्ली कॉलेज में था। दिल्ली हम्म कॉलेज ने काफी खिदमत की उर्दू थिएटर की, लेकिन कि उर्दू बाकी जो स्कूल्स वगैरह थे, वो बड़ा मायूसी का मामला। और अच्छा। उर्दू में एक फिजा यही थी, क्योंकि पुरानी दिल्ली के जो लोग थे वो थिएटर वगैरह को बहुत अच्छी नजरिए से नहीं देखा करते थे, तो नहीं हम लोगों ने देखा काफी करते, बिल्कुल। शॉप जो हमने की है, तो हमने झुग्गी झोपड़ी से लेकर, ट्रांस यमुना से लेकर, पब्लिक स्कूल से लेकर, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में, हर जगह हम थिएटर वर्कशॉप करते रहे, और बच्चों को, उनके वालिदैन को एक तरह से दिल्ली के जमाने में पटाते रहे कि भैया अल्लाह के वास्ते आप थिएटर कीजिए, थिएटर करने दीजिए। और मैंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल में ये काम किया, बहुत सारे गर्ल्स अच्छा। स्कूल में। तो क्योंकि बच्चियों से मार्फत में घर में पहुंच सकता था, ड्रामे की हक में कुछ एक फिजा बनाने के लिए ये काम करना पड़ा। हम्म और हम बहुत बड़ा एक मतलब हमारा एक बच्चों का स्कूली कंपटीशन होता था 22 दिन का, उसमें थिएटर को, वन एक्ट प्ले को,
मोनेटिक हो, इसके बड़े मौके तैयार किए। तो दिल्ली में उर्दू के स्कूल्स के बीच में एक उर्दू एकेडमी की वजह से काफी बड़ा एक माहौल, उर्दू और एकेडमी उर्दू का एकेडमी के लिए जो आपने ये उर्दू विरासत मेला की जो इब्तिदा की, वो क्या चीज जी है, जी, जरा उसके बारे में बताएं आप। उर्दू विरासत मेला हुआ या कि एक दिल्ली विरासत मेला, शीला जी जो कि निराला थी और वो चाहती थी कि दिल्ली के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिएटर की पर्सनालिटी थी, वो थिएटर खुद नहीं थी एक्टर, लेकिन बहुत ही उनके जो शौहर थे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी। वो बहुत बड़े एक्टर थे, विनोद दीक्षित। विनोद विनोद दीक्षित दीक्षित, जी जी जी, नाम सुना है। बहुत बड़े एक्टर थे और उन्होंने सारे उर्दू फिल्म बनाए। मेरी उनकी मुलाकात हुई शाबाश अनारकली में। मैं जूनियर मोस्ट एक्टर था और वो सीनियर मोस्ट एक्टर थे और सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मुझे बहुत प्यार करते थे बच्चों की तरह से, और मैं दीनानाथ मुझे पकड़ के ले गए थे, दीनानाथ उस वक्त डायरेक्टर थे रेडियो में, और बहुत बड़े एक्टर थे और आवाजों के बादशाह थे। जिस तरह से वो आवाजें निकालते थे हिंदुस्तान के अंदर, उतना आवाजों का कोई जादूगर नहीं था जितना दीनानाथ था। बहुत डाउन टू अर्थ, और मुझे बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई अब 3 दिन है, रेक्टर भाग गया है, शाबाश अनारकली प्ले के अंदर तुम्हें रोल करना है। और शाबाश अनारकली के मैंने कहा कि एंट्री एंट्री क्या कहें, तुम डायलॉग याद कर लो, वो शो के दिन ही बताऊंगा कहाँ से एंट्री लेनी, कहाँ से एग्जिट लेनी है। और जाहिर है कि उसमें बड़े सीनियर एक्टर्स थे और उसमें 6 IAS ऑफिसर्स थे, उसी से में अच्छा। एक साहब थे। तो बहरहाल शीला जी को जो थिएटर से दीवानगी की हद तक इश्क था, वो अपने शौहर की वजह से विनोद दीक्षित हर प्ले को देखने जाते थे और उनको वो साथ जाया करती थी। तब शीला दीक्षित एक मामूली घरेलू औरत थी, 2 बच्चे थे जिनकी वो परवरिश कर रही थी, और वो सियासत में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी किसी को नहीं पता था। तो म्यूजिक कंसर्ट के अंदर, थिएटर के अंदर हमेशा विनोद दीक्षित के साथ हुआ करती थी। बहरहाल विनोद भाई को हम लोग विनोद भाई कहा करते थे। और वो जो पूरा जमाना था वो उसके अंदर, मतलब कि अग्रदूत थिएटर ग्रुप एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जो उसमें उनके मतलब हिंदुस्तानी थिएटर एक था जिसके PF में प्राउड फंड का जो उनका था उसमें 6 लाख रुपए थे, अग्रदूत में 7 लाख रुपए। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग थे इसके अंदर, और किसी की 22 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, तो कोई पेंटल बोस का मालिक है, कुछ इस तरह के लोग थे, IAS के अलावा भी। और ये मॉडर्न स्कूल के सारे पास आउट्स के। बहरहाल तो मुझे ये हुआ कि साहब मैं जब उर्दू एकेडमी में काम करूं तो फिर मैं इन तमाम लोगों की वजह से जो है वहां तक गया। तो हबीब साहब से मेरी जो मुलाकात हुई, वो जब मैं काम करने लगा, और NSD और ये वो, और फिर खास तौर से सहमत जब बना सफदर के इंतकाल के बाद मलक सफदर के, हम्म। तो हबीब साहब से वहाँ मुलाकातें ज्यादा होने लगी कि मेरा भी लेफ्ट की तरफ रुझान था, और मैं सहमत में हुई। सफदर मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से था। और इंतकाल से एक दिन पहले मैं, सफदर, सफदर की वाइफ और मेरी वाइफ और MK की वाइफ, हम सब लोग, हमारा प्ले चल रहा था असगर वजाहत का, और उसमें मेकअप रूम में ही बैठे रहे। प्ले खत्म हो गया, हम लोग वहीं बैठे रहे, बहस होती रही, और सफदर से मेरा झगड़ा भी हुआ, और बहुत नाराज भी हुआ, और उसने कहा कि तुम बहुत नालायक आदमी हो, और सुबह उसके ऊपर हमला होता है और ये अटैक होता है। तो मेरा बहुत, मतलब अजीज तरीन दोस्त में से कहूंगा कि था, और बहरहाल मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एक झटका भी लगा। तो हबीब साहब से वहाँ उसके बाद और ज्यादा मुलाकातें होने लगी, और हम लोग थोड़ा सा हो गए। फिर मैं उर्दू एकेडमी के ड्रामा जो हम लोग कर रहे थे, ड्रामे को लेकर, थिएटर वर्कशॉप्स को लेकर, और बच्चों की वर्कशॉप्स को लेकर, जी फेस्टिवल के, जी। से मिलता रहता था कि इसमें और बेहतरी कैसे करूँ, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए और मुझे गाइड कीजिए। तो हबीब साहब को मेरी सूरत ऐसी कि बड़े बड़े लोगों को तरस आता, उनको भी तरस आ गया, और मैं धीरे धीरे करीब होता चला गया। मैं कैफी साहब से भी बहुत करीब था, मतलब कैफी साहब की जब ट्रेन रुकती थी तो स्टेशन से फोन आता था कि मैं अजय भवन पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी पहुंचो। तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। मतलब मुझे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये तमाम लोग जो मतलब मैं उनका पासंग भी नहीं हूँ, और इन लोगों ने मुझे बहुत अजीज रखा। भीष्म सानी भी उसमें से एक थे। तो हबीब साहब के साथ मामला ये हुआ कि हबीब साहब से इस तरह से कुर्बत बढ़ती चली गई, और मैं उनको उर्दू एकेडमी में इन्वॉल्व करने लगा और करता चला गया। और हमारी जो वो किताब जो उर्दू थिएटर कल और आज जो छपी थी, उसका इफ्तिताह उन्होंने किया, और कैबिनेट मिनिस्टर से उसमें ऐसा झगड़ा लिया, कैबिनेट मिनिस्टर उस इफ्तिताह से छोड़ के भागे। मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त। और क्योंकि बहुत बोल आदमी थे हबीब साहब, बहुत ज्यादा थे।
तो मैं मतलब कि हम लोगों ने उर्दू एकेडमी में किसी को, जैन कौशल साहब की बहुत मदद हमने ली है। एनएसडी में वो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर थे, और जॉन कौशल साहब का बहुत बड़ा कर्म रहा मेरी जिंदगी में कि उन्होंने मुझसे और मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत मुझे दी है और बहुत सपोर्ट दी है। और एक अजीब सा एक हमारे उनके बीच में था कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं कह नहीं सकता। मैं मतलब कि किस्मत थी मेरी जो ऐसे लोग मुझे मिले, रहनुमाई की और मेरी उंगली पकड़ी जी उन्होंने। जी। मुझे कुछ कहना होता था और मैं सोचता था कि चलो कौशल के पास जाके बात करूंगा, इसका हल वो निकालेंगे। तो वो एक अजीब सा वाकया है। एक बार मैं गया और मैं बहुत मुश्किल में था, मुझे लगा कि मैं रिजाइन कर दूं उर्दू अकेडमी से, चला जाऊं यहाँ से, सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है। फ्रस्ट्रेशन में मैंने कौशल जी को फोन किया कि मुझे आपसे 10-15 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा मीटिंग मीटिंग से, क्योंकि वो एनएसडी के डायरेक्टर भी उस ऑफिशिएट कर रहे थे, डेप्यूटी चीफ थे। और मैं जब गया तो मेरी जो मुश्किलात थी, मैंने बैठे चाय पी, चाय पिलाने के बाद दराज खोली और कहा कि ये पेपर सीधा तुम्हारे काम आए। मुझे यकीन नहीं आया कि जो मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा था वो उनसे मैंने जिक्र भी नहीं किया, उनको बताया नहीं, और वो सारी प्रोजेक्ट की जितनी फाइल्स हो सकती थी, पेपर्स होते थे, वो संभाल के रखे हुए थे। मैंने कौशल जी ये किया, चले मैं तुम्हें बेटा मानता हूँ और ये रूहानी रिश्ता है, मुझे मालूम जी है जी। कहाँ परेशानी है, और जाओ इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझसे बात करो। तो ये इस तरह की गैबी ताकतें, मेरा मतलब मैं आज जहाँ कुछ किसी अहमियत का मालिक नहीं था, लेकिन ये सब मैं करता चला गया और मुश्किलें सारी की सारी आसान होती चली गई। और मैं उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता था, मैं 5 पोस्ट से नीचे था। मैं प्रोग्राम ऑफिसर और सेक्रेटरी के लिए 5 बीच की पोजीशन थी। मुझे फोन आता है शीला दीक्षित जी के ऑफिस से कि मैडम जो है मिलना चाहती। मैं गया और वहां पर हमारे बहुत ही लायक पायक, तो मैं बहुत इम्प्रेस था। पांडे जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे, संजीव पांडे। और बहुत ही मतलब मैं उनसे मुतासिर था। उन्होंने कहा कि मैडम बुला रही है। तो हमारी जो सेक्रेटरी थी जो अभी रीना रे साहब, मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैडम बुलाया है, तो हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी। तो हमने कहा चलिए उनसे कहा, मैंने चलिए, कहे नहीं दाएं नहीं बाएं तरफ चलना है। मैंने कहा कहे बड़ी मैडम शीला जी। मैंने कहा उन्हें क्यों बुला रही है? तो वो कमरे में गए, मैं बोले कि मैम आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मैन? बोले जी यस जी। यस यस ही इज द मैन। तो आर यू कैपेबल? मैंने कहा कैपेबल फॉर व्हाट? बोले आर यू कैपेबल, ही डिडंट टोल्ड यू। मैंने कहा मैम आई एम सॉरी, आई डोंट नो रिगार्डिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बोले कि ओके ले जाओ और इनको समझाओ। तो मुझे हाथ पकड़ के पांडे जी बाहर लाए, बोले कि तुमको उर्दू अकेडमी में सेक्रेटरी बनना है। मैंने कहा हाउ कैन यू बी सेक्रेटरी, इज 5 पोस्ट जंप, नथिंग, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द एकेडमी, नॉट द चीफ मिनिस्टर बट शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द एकेडमी, शी वांटेड यू बी देयर एज अ सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी दिल्ली। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। दूसरे दिन मेरी एक फंक्शन मुलाकात हुई, मैंने कहा मैम आई एम द प्रोग्राम ऑफिसर, आई शट अप, एम आई आस्किंग यू, कीप मम, गो अवे। तो मैं अजीब सी हरकत हुई, क्योंकि शीला जी से एक मोहब्बत का हिस्सा ये था कि विनोद दीक्षित जो दौर थे वो जाहिर है कि बहुत इनकी लव मैरिज थी, और बहुत, और विनोद दीक्षित मुझसे मोहब्बत करते थे और मुझे बहुत भरोसा करते थे। ही वाज जस्ट लाइक ए गॉड फादर। और शीला जी को बात मालूम थी कि विनोद का लाडला है ये, तो शायद वो ट्रांसफॉर्म होकर किसी तरह से ऐसा आया कि मैं उर्दू अकेडमी का आनंद फानन अनाउंसमेंट होता है और मैं सेक्रेटरी हो जाता। तो जी बहुत कुछ जी। लेकिन ऐसा हो गया कि जिसके मैं अहल था कि नहीं था। और मुझे वो जब कुर्सी पे आदमी बैठता है तो जाहिर है करने भी लगता है, और मैंने भी किया जो भी मैं कर सकता था। तो जी वहाँ उर्दू, नहीं वैसे मैं आपने उर्दू एकेडमी में रहकर बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अदबी सकाफती बहुत सारा काम किया है आपने। मैं बस वही जानना चाह रहा था कि ये उर्दू विरासत मेला जो है इसका जी कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह से? हाँ, उर्दू विरासत मेले पे मैं आता हूँ। हुआ ये है कि दिल्ली की जो साहित्य कला परिषद थी उसको प्रोजेक्ट पास हो रहा था। उस प्रोजेक्ट में क्योंकि उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, सिंधी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी, जी भोजपुरी एकेडमी और साहित्य कला परिषद, इनकी कंबाइंड मीटिंग हुआ करती थी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आर्ट एंड कल्चर होते थे और वो मीटिंग लेते थे, मीटिंग में अक्सर शीला जी आया करती थी।
तो उनको चूंकि ये डिपार्टमेंट्स बहुत अजीज थे और वो किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे कि भाई देखो ये एकेडमीज में कोई नहीं बोलेगा। तो हमारे जो मिनिस्टर थे किरण वालिया, प्रोफेसर किरण वालिया से मैं कभी कहता था कि मैडम ये चीज करवा दीजिए, बोली कि नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम डायरेक्ट मैडम से बात करो। वो बहुत बुरा मानती है कि भाई, मैंने कहा यू आर द मिनिस्टर, बोले कि आई एम मिनिस्टर, बट इन दैट डिपार्टमेंट शी नेवर अलाउज एनीबडी टू से और सजेस्ट एनीथिंग। You can directly talk to her and you always talk to her directly. So you, in this matter also you just go ahead. तो मैं बड़ा परेशान और मैं उनके साथ बाहर। शीला जी चाहती थी कि दिल्ली विरासत मेला एक बने। पंजाबी एकेडमी को और हिंदी एकेडमी को दो बड़े प्रोजेक्ट दे दिए गए थे और ये साहित्य कला परिषद को देने की बात हुई थी। तो मीटिंग में मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम आई हैव अ सबमिशन। बोली व्हाट इज दैट? मैंने कहा व्हाई कांट यू गिव इट द प्रोजेक्ट टू अस बिकॉज वी डोंट हैव एनी मेजर प्रोजेक्ट। और सारी अकेडमीज को आपने काफी मेजर प्रोजेक्ट दे रखे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ के। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, हम तो वही रिवायती काम करते हैं। तो हम दिल्ली से उर्दू निकली है, लाल किले से उर्दू निकली है, तो व्हाई नॉट वी कैन डू उर्दू विरासत मेला इंस्टेड ऑफ दिल्ली विरासत मेला। जी 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 आइडिया। मैंने फिर 10 5 बातें उनको बताई, बोली ओके। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि ये उर्दू अकेडमी को प्रोजेक्ट दे दो, ये अनीस को देखें क्या करता है, और इसने नहीं किया तो फिर इसकी शामत आ जाए। अब जाहिर सी बात है कि उसके लिए कमेटी बनी, हाई फाई कमेटी। 3.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए उर्दू विरासत मिलने के। जी जी और दीवानगी इस हद तक थी कि मैंने कहा कि इसको मुझे लाल किले पे करना। शाहजहां ने अपने आखिरी दिनों में दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी थी मारवाड़ियों की, उन्होंने शाहजहां से लाल किले के दरवाजे के बाहर परमिशन ली थी रामलीला करने की, और शाहजहां ने परमिशन दी थी। आजादी के बाद पंडित नेहरू के पास लोग गए और 1952 में, और ये कहा कि लाल किले के बाहर जो मैदान है इसमें गांधी मेला होना चाहिए, खादी का मेला होना चाहिए गांधी मेले के नाम से। पंडित नेहरू ने एक उसको किसी तरह से वो करवाया था। अब मैं पहुंचा लाल किले और मैंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के पास इनको परमिशन ही नहीं मिल रही थी, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से मैं गया, मैंने कहा साहब को लाल किले का ये दरवाजे के ऊपर जो है 7 दिन का एक मेला करना है। तो उनका दिमाग खराब है। तो मैं लाल किले से पैदा हुई है जबान ये अच्छा, मैंने शीला जी के सेक्रेटरी से खत लिखवा दिया था, क्योंकि चीफ जो दिल्ली का कंजर्वेटर था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और मैंने कहा कि साहब कि ये उर्दू अकेडमी यहाँ पर कुछ विरासत मेला करना चाहती है, और लाल किले का और उर्दू का एक गहरा रिश्ता है, और उर्दू यहीं पनपी, यहीं पैदा हुई, यहीं से फैली है, दीवान आम में उसका जो है जन्म हुआ है, इसलिए हमारा हक बनता है। तो उसने मुझसे कहा कि आर यू क्रेजी और इट इज पॉसिबल, ये डिफेंस का है, डिफेंस इसको कंट्रोल करती है, एंड वी विल नेवर अलाउ एनीबॉडी एल्स। और 2 साल पहले एक वाकया हो चुका है, यह गोली चल चुकी है, तो वी विल नेवर अलाउ द पब्लिक। इवनिंग में आपको फॉरगेट इट। मैं पीछे पड़ा रहा, इसी में लाल किले में जो चीफ कंजर्वेटर थे और दिल्ली चैप्टर के बॉस बने, वो एक साहब थे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, और दिल्ली में उनका बड़ा नाम था, बड़े उनके जलवे थे, और उन्होंने बड़े काम किए थे। और वहां पर जंगलात के अंदर, बीहड़ जंगलात के अंदर, भिंड मुरैना के अंदर जो बड़े पुराने महल थे उन्होंने, और उसी वजह से उनको अभी 2 साल पहले पद्मश्री भी मिला के मोहम्मद साहब। वो चीफ बनकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आए, और मुझे लगा कि आदमी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट पढ़ा, मेरी बात शायद समझ जाए, और मैं गया, अपॉइंटमेंट 2-3 दौर के बाद मुझे मिल गया, और मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया। साहब उर्दू को क्या लाल किले में जगह नहीं मिलेगी? कहाँ मिलेगी? लाल किले के अंदर पहली बार उर्दू मुशाहिद हुआ वो लाल किले में हुआ, दीवाने आम। हम दीवाने आम में नहीं आ रहे, गुरुजी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो जगह चाहिए हमको, उसके बाहर का मैदान चाहिए जहाँ प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और नीचे बच्चे बैठते हैं, जिसको अब अगस्त क्रांति पार्क कहा जाता है, जो कभी लाल किले। तो बोले यार इट इज सो डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने कहा मोहम्मद साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये काम अगर आप और हम नहीं कर पाए तो ये कहीं भी नहीं होगा। मुझे चाहिए उर्दू विरासत मेरा लाल किले से, क्योंकि विरासत जो है इसका ताल्लुक लाल किले से। और उन्होंने कहा चाहिए लिखो वो लिखो। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर का खत है, ये है वो है। खैर ये फिर मुझे जनपद भेजा गया, हेडक्वार्टर जनपद में भी एक ऑफिसर मुझे मिले, बहुत पान खाते थे। मैंने कहा आप तो उर्दू तहजीब के आलम बरदार हैं, आप जी बोले अरे मैं ऐसी बात तो किसी ने नहीं। अच्छा, यानी एक लंबे प्रोसेस के बाद आपने इस काम को अंजाम तक लाया। मैं परमिशन लेकर सीधे सीएम के पास गया और मैंने सीएम से कहा मैम आई गॉट द परमिशन। जी
उन्होंने देखा और देख के खड़ी हो गई और मुझे आके बिल्कुल गले लगा लिया कि यार यू जी आर, जी जी। हाउ यू गॉट द परमिशन, हाउ अनिस, इट इज इम्पॉसिबल, हाउ यू गॉट द परमिशन। मैंने कहा दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, नथिंग एल्स। हम्म, जी 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 ब्लेसिंग्स गॉट द। जी जी जी। होता अच्छा था और अनीस सबसे साहब, बड़ा। जी। अनीस साहब, आप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, उसके साथ भी आप जुड़े हुए थे। तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने थिएटर के प्रमोशन के लिए कभी कोई काम किया या नहीं किया है? नहीं की। अब कर नहीं। रहे हैं, अभी थोड़ा सा कुछ होने लगा है क्योंकि अभी खाली शायद कंट्री उर्दू घर से वो लोग कुछ आगा हशर काश्मीरी के कुछ ड्रामे या जी फिर जी 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 उर्दू के कुछ फनपारों को ड्रामेटिक रीडिंग इस तरह का कुछ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन खबर ऐसी है जी जी। कि वहां भी काम हो रहा है। और नहीं, अच्छा अतर एक चीज ये अतर बताइए। साहब, अतर जानकी साहब का क्योंकि थोड़ा सा थिएटर से रिश्ता है, और उन्होंने अच्छा। जो नॉवेल था वो उसके ऊपर काम किया था। और like, काफी अच्छा प्ले जो हमारे हम्म सईद आलम किया उसको, बाबर की औलाद है, सन्स ऑफ बाबर, हम्म। जो हाँ सलमान हाँ खान के हाँ, साथ डॉक्यूमेंट्री प्ले एक तरह से है वो, हाँ। डॉक्यूमेंट्री प्ले था, जिसको असल में उर्दू अकेडमी को ही करना था उसको, और हमने उसमें हम्म 68 लाख रुपए ग्रांट भी ले ली थी दौड़ भाग करके मैंने। लेकिन वो किस हम्म। वजह से नहीं हो सका। लेकिन ये है कि अतर फारूकी साहब ने बड़ी मेहनत की और उसको करते हैं, तो उनका रुझान है इस तरह का। लेकिन अच्छा ईमानदारी की अच्छा। बात है कि खलीक अंजुम साहब, जब मैं वहां जुड़ा था, वो खलीक अंजुम साहब बड़े नागुजीर हालात थे। मतलब दीवारों हम्म पे सफेदी के पैसे नहीं थे, सीढ़ी पे प्लास्टर के पैसे नहीं थे, लीड रुक जाती थी तो रुक जाती थी, तो वो जी जी दौर जी। इंजीनियर बनने का दौर था। और बहुत खलीक अंजुम साहब ने मेहनत करके किसी तरह से उस इमारत को खड़ा किया था, न जाने कहाँ कहाँ से चंदा जमा किया था। और वो हम्म। चाहते थे, खलीक अंजुम साहब ने उर्दू अकेडमी में एक बहुत जबरदस्त प्ले किया था, तमसीली मुशायरा। अच्छा। तमसीली मुशायरा जो था वो उर्दू अकेडमी में मेरी आमद से पहले का है, और बहुत ही शानदार हुआ था। उसमें बड़े बड़े अच्छा। यूनिवर्सिटी के टीचर्स, हम्म हम्म सारे हम्म दिल्ली के एक्टर्स थे, उन्होंने काम किया था। और वो जी उर्दू जी। अकेडमी के उसको मेहरौली में उसको स्टेज किया गया था। और अच्छा अच्छा। दिल्ली कॉलेज के पीछे जो जगह है, हरी हम्म। फील्ड, वहां जी। पर हुआ था, और काफी खर्चीला एक प्ले था। लेकिन वो जबरदस्त प्ले था, जबरदस्त प्ले था। और अच्छा अच्छा। सॉन्ग डिवीजन के डायरेक्टर थे मेहदी साहब, हम्म। उन्होंने। तो ये बड़ी तारीखी काम एक उर्दू अकेडमी में हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया जब मैं गया। सन्नाटा और हो मैंने गया, हाँ हाँ मेरी थोड़ी शुद्धबुद्ध है, थोड़ा सा मैं एक तालिब इल्म हूँ ड्रामे का, आप क्या मुझे हाँ। परमिशन देंगे कि मैं चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप कर सकूं, एक 6 दिन का ड्रामा फेस्टिवल कर हम्म। सकूं। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, कितना हम्म बजट चाहिए, बजट बनाओ लेकर आओ। और फिर जब मैंने बजट बनाया तो हम्म लिया उसको कमेटी से, और कहा कि बिस्मिल्लाह हम्म। करो। मुझे मौके मिलते गए और मैं काम करता रहा। और उर्दू अकेडमी में आज अल्लाह का शुक्र है कि 31वां ड्रामा फेस्टिवल उसी आन बान से हो रहा है। मेरे जाने का वहां से आज कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कमिटमेंट उर्दू के प्रति आज भी है, और बहुत सलीके से कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं हिंदुस्तान के तमाम अहम लोगों को, क्योंकि हम बाहर के लोगों को नहीं बुला सकते थे, दिल्ली में जो लोग हैं उन्हीं को, और दिल्ली में सभी तरह के बड़े अच्छे काम करने वाले जी। लोग हैं, कोई बड़ा नाम छूटा नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं छूटा। आपसे बात करते करते एक ख्याल ये आया, ये हो जी सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत हूं। जैसे कि दिल्ली में उर्दू थिएटर की शानदार रिवायत रही है, तारीख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मौजूदा दौर में दिल्ली का उर्दू थिएटर मेन स्ट्रीम थिएटर से अलग हो गया है, बहुत पीछे रह गया है। एक वक्त था, जैसा कि आप जानते हैं, कि उर्दू थिएटर का बोलबाला था कुत्सिया जैदी, अतर परवेज, शीला भाटिया, रेवती शरण शर्मा, एम के रैना, रंजीत कपूर और सज्जाद जहीर के तो तकरीबन जितने भी शेक्सपियर के तराजिम थे वो स्टेज हुआ करते थे, और एनएसडी में हुआ करता था। मोहन प्रीति थे, और एक से जी एक जी ड्रामे हुए हैं, आजर का ख्वाब, छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैदे हयात, कर्मा वाली और बेगम का तकिया बिच्छू। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस तरह का माहौल उर्दू थिएटर का अब मुझे दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आपकी गालिब एकेडमी का भी जो हम सब नाटक ग्रुप है, शायद वो जैसे इनएक्टिव बॉडी है, वो कभी कोई ड्रामा करती भी है क्या? देखिए मुझे सर, नहीं मसला लगता। ये हो गया है कि आप ऐसे लोगों को अगर जोड़ेंगे जिनकी मुंह में जबान ना हो, जी। तो फिर ये अंजाम तो होना ही है, ये अंजाम होना ही है। और फिर वहाँ जो लोग मुशीर हैं, उनका हम्म। बहुत अहम रोल होता है। अब हम्म यहाँ जो उर्दू अकेडमी में, मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये कि ये हकीकत है कि हम्म
पॉलिटिकल पार्टीज का जब इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वहां से ड्रामे जी जी, अप्रूव वो होते हाँ हैं। वो। हमने हम्म रेती शर्मा को, शमीम हनफी साहब को, हबीब तनवीर हम्म साहब, ऐसे लोगों को, JN कौशल साहब को, इस तरह के जी। तमाम लोगों को हमेशा कमेटी का मेंबर बनाएंगे कि ड्रामा सिलेक्शन कमेटी में ये लोग रहेंगे। जाहिर अब सी बात कहाँ है, जो लोग थिएटर के हैं उन्हें रखा गया। मतलब हाँ शहीद हनफी साहब को जी। रखा हमने, रेवती हाँ सिंह शर्मा जी उसमें रहे, हबीब तनवीर साहब उसमें रहे, JN कौशल साहब उसमें रहे, शीला जी भाटिया जी साहब, MK जी जी। रैना उसमें रहे। मतलब ऐसे हम्म। लोग तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, और जो लोग बायस नहीं हो सकते थे, अब वो हम्म लोग बस दिल्ली में अभी भी क्या क्या है, कोई कह तो नहीं पड़ा है, लेकिन आप हम्म देखिए, जब सेक्रेटरीट से किसी हम्म MLA की से सारी चीजें सिलेक्शन हो जाएगा, और हम्म अकेडमी में कुछ बोलने वाला लोग नहीं, साहब फला आदमी रह गया, फला रह गया, तो फिर यही हम्म होगा। और फिर हम्म देखिए, हम सब ड्रामा ग्रुप में भी ये है कि वहाँ थिएटर के लोगों का जो मामला है, देखिए थिएटर में बहुत सारे है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। उनको है कि ये फला ड्रामे के डायरेक्टर है, ये फला ड्रामे के ड्रामा निगार है, जबकि ना वो हाँ, कभी ड्रामा निगार थे, ना कभी बहुत वो थे। बहुत बहुत मैंने 10 लोगों अफसोसनाक को है ये ड्रामा बात, निगार बिल्कुल। बनाया है, मैंने 10 लोगों को ड्रामा निगार बनाया है, 10 लोगों को मैंने हिदायतकार बनाया है, क्योंकि जी मेरी जी जी। मजबूरी थी कि 3 साल करने के बाद 14 साल में उनको जगह नहीं दे सकता था। मुझे हम्म, शाहिद अनवर ग्रेट प्ले राइट था मेरे जमाने में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ उसकी और तारीफ में क्या करूं, मतलब वो, मतलब अगर बहुत जल्दी समझ गए वो हजरत। लेकिन हम्म शाहिद अनवर की प्ले के बगैर मुझे लगता था कि काम नहीं होगा, ड्रामा फेस्टिवल होना जरूरी है, वो एक से एक प्ले लिख रहे थे, और मुझे लगा कि दिल्ली की जमीन में प्ले लिखा जा रहा है, दिल्ली उर्दू अकेडमी को करना पड़ेगा, तो शाहिद तुम्हारा प्ले है, लेकिन ये हम्म कि मैं शायद मुझे 3 साल नहीं कर सकता, तो किसी और का नाम डाल दिया गया। अब उन्होंने कहा कि साहब अगर तुम्हारी जिद यही है तो प्ले कर लो, तो पता चला कि साहब फन्यास का नाम हो गया, डायरेक्टर के नाम शायद अनवर का नहीं जा सकता, 3 साल हो गए, किसी और का नाम डाल दिया गया। आज इस तरह के लोग दावा करते हैं कि साहब हमने ये किया, लेकिन हकीकत तो मेरे सीने में दफ्न है, और मुझे मालूम है। हमें थोड़ा हम्म। सा अपना जहन होना चाहिए, मतलब कि हाँ ये हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि जिस जमाने में आप जब बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, यानी उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी होने से पहले से लेकर सेक्रेटरी होने के बाद तक, तो जो एक माहौल था, वो माहौल और वो एक जो ट्रेडिशन उर्दू थिएटर का है, वो मुझे अब दिखने को वहां नहीं मिल रहा है। जबकि वहां एक थिएटर ग्रुप है भी बहरूप, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का कैंपस थिएटर ग्रुप है वो, जहां तालिब इल्म आते हैं चले जाते हैं। वो कोई एक रेगुलर थिएटर ग्रुप नहीं है जिसे जो बात कहे कि शाहिद उर्दू का अनवर का जो एक। बहादुर था, और शाहिद अनवर की जो शख्सियत थी, और शाहिद अनवर के अंदर जो मकनातीसियत थी, जी पूनम बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, पूनम गिरधानी, और बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वो शाहिद अनवर नहीं है, सबसे बड़ा जी मसला। लेकिन पूनम का मतलब कि ये है कि रात दिन का एक मशगला ये है, और कमजोरी है, कि मैं शाहिद अनवर की इस तहरीक को शमा को बुझने न दूं, और वो अपनी चीज पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन शाहिद अनवर के साथ जो लोग खड़े थे, वो हम्म प्रयोग में भी हम लोग जब आए थे, तो हम सब लोग रात और दिन नहीं सोचते थे, काम काम जी काम करते थे। फिर हम हम्म सब अनमेरिड थे, उनके रहने के अलावा हम सब अनमेरिड थे। आज हम सब हम्म के घायल है, फैमिली है, हम उतना वक्त नहीं दे हम्म, सकते हैं। तो जी बिल्कुल। बहरूप जनवर के जमाने की जो टीम थी, अब वो टीम उस तरह से आपको वक्त नहीं दे सकती है। JNU के हम्म, हालात भी, वहाँ की पॉलिटिक्स भी बदल गई, और शाहिद बदल गई अनवर में, पूनम गिरधानी में बहुत टैलेंट है, लेकिन शाहिद अनवर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। शाहिद अनवर तो एक पूरा अपने आप में इंस्टीट्यूशन था, मतलब हम्म उसकी अगर तो मैं 3 दिन तक खाली ये बताता रहूंगा शाहिद अनवर ने क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, किस किस पे कितने जो है एहसानात हुए हैं। लेकिन आज हम्म हम उनका नाम लेते हुए कतराते हैं। शाहिद अनवर ने न जाने कितने लोगों की मतलब की रहनुमाई की है, और कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। और बिल्कुल। वो उस एक अच्छे ड्रामा निगार के साथ साथ एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजर थे वो। उनकी ये सबसे बड़ी खूबी थी शायद। शाहिद अनवर इतना सच्चा इंसान था ना। अगर हम्म वो जब मेरे कमरे में पहली बार आया और कहा कि मैं हाजिर हो सकता हूँ, और मैंने देखा कि एक बहुत मामूली कद कामत का एक आदमी, बड़ी मामूली शक्ल सूरत का आदमी, और आके मैंने कहा बैठिए, उसने कहा मुझे शाहिद अनवर कहते हैं, और एक स्क्रिप्ट रख दी कि कभी फुर्सत उससे पढ़ लीजिएगा। तो मैंने कहा कि चाय पियेंगे, हाँ जरूर पियेंगे। जी जी। और फिर बातचीत थोड़ी बहुत हुई, और उसने, मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, नाम भी मैंने आपका नहीं सुना है, तो उन्होंने कहा कि साहब मुलाकात पहली है। और जब वो उठ के 1 घंटे के बाद मेरे पास गया, तो मेरे अंदर एक वाइब्रेशन सा हुआ कि यार ये आदमी कुछ अलग है। क्योंकि जी ये वाइब्रेशन मुझे सफदर हाशमी के साथ भी हुआ था। सफदर और हमारी दोस्ती भी बहुत आखिरी सांस तक रही, और आखिरी सांस तक शाहिद अनवर की रही, और दो मेरी जिंदगी की सबसे
अनमोल रतन है, जिनको मैं जी। कभी नहीं भूल पाऊंगा, उनकी बातों को नहीं भूल पाऊंगा। और मैंने इतने सच्चे और इतने ईमानदार आदमी, इंसान उसके बाद देखे भी नहीं, और है भी नहीं। जी। शाहिद अनवर की असल में, तरह। हाँ, इसमें कुछ असल में मुझे ये लगता है अनीस साहब, कि उर्दू थिएटर को असल में कम्युनिटी थिएटर की जरूरत है। कम्युनिटी थिएटर से मुराद मेरी ये है कि उस तरह के थिएटर से जहां उर्दू जबान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मसाइल, उनके खुशी और उनके गम को उर्दू के मुआशरे में उर्दू के नाजरीन के सामने पेश किया जा सके। यानी उर्दू का आज तक ऐसा कोई भी कम्युनिटी थिएटर नहीं बन सका, जबकि आपके यहाँ ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस और पुरानी दिल्ली वगैरह में बहुत बड़ी कसीर आबादी वहां रहती है उर्दू वालों की, उसके बावजूद वहां मुझे कोई भी ऐसा इकबाल थिएटर ग्रुप का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। क्या वहां देखिए कुछ? देखिए सर, जी। जामिया इस्लामिया में जाकिर साहब के से जमाने से लेकर प्रोफेसर मुजीब के जमाने में कम्युनिटी थिएटर जामिया ने बहुत बड़े पैमाने पे किया। हाँ, पूरा अब जामिया वही मैं कह रहा वहाँ हूँ कि रहता जो था। एक रवायत और रही है, वो और क्या वजह है कि अभी बिल्कुल और बिखराव सर मैं जैसा अर्ज आ कर गया दूं, आपकी निगाह नहीं पड़ी होगी, दिल्ली के लोग जानते हैं कि इस खाकसार ने अजय मनचंदा, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक, और शाहिद नदीम, इन है। दोनों ने बस्ती निजामुद्दीन के अंदर झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ जो थिएटर किया है, जो लगातार किया है। और शीला जी पूरे कैबिनेट के साथ वो देखने आई हैं, सिर्फ स्लम के बच्चे, कूड़ा उठाने वाले, कारें धोने वाले बच्चे। और शीला मैं दीक्षित जब प्ले देखने मैं आई। मैं वही कह रहा हूँ अनीस साहब, कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पिछले 10 वर्षों में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, 10 से 15 वर्षों में। लेकिन ये काम एक रिवायत रही बहुत स्ट्रांग, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं वहां जाकर। जी 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 खुद जी जी। आपने ही बहुत सारा बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उस चीज से बिल्कुल बिखर जैसा गया है? मुझे ऐसा असल में महसूस होता है। देखिए, एक चीज ये और है कि कुछ अगर लोग आप। जो कर रहे हैं जो उर्दू में, वो जरा मजाहिया किस्म का ड्रामा करना और थोड़ा सा संजीदा, जिसको हम कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग आर्ट, तो ये थॉट प्रोवोकिंग जो सोचने पर हमको मजबूर करे, वैसा ड्रामा नहीं हो रहा है उर्दू में। अगर हो रहा है नहीं तो नहीं, देखिए जो मसाइल थे उसके ऊपर सोचते हुए शाहिद अनवर ने प्लेज लिखे। हम्म। और क्लोज किए शायद अनवर ने कि आदमी ऑडिटोरियम से हंसता हुआ बाहर नहीं जाता था, बल्कि सर पकड़ के बाहर जाता था कि यार ये क्या मसला इसने खोल दिया, ये कौन सा, मतलब ये तो बहुत बड़ा एक इशू है जिसमें हम गौर ही नहीं करते। सपना का सुपना जो उसने, उनका प्ले था, या मतलब कि बहुत सारे प्ले, बगिया हम्म। बादशाह राम जी, इस तरह के जितने भी प्ले शायद ने लिखे हैं, और जो प्लेज उसके पूरे पूरे थे, आपको फिक्र में डालने वाले वो प्लेज होते कि आपका खाना हराम हो जाता था घर जाके, कि यार इस हम्म। प्ले के अंदर ये जो दर्द था, ये जो मसला है, इस मसले का एक वजह मैं भी तो हूँ, लेकिन हम्म। ये नहीं मिल दिया। और बहुत से लोग इस तरह से जो काम जो करने वाले थे, सफदर हाशमी के जो प्लेस थे, सफदर हाशमी जो हम्म। मजदूरों के लिए जूझ रहे थे, जो लगातार कर रहे थे, सफदर के जाने के बाद वो बात नहीं रही, मतलब कि नहीं वो रही है, ग्रुप, सब हो गई वो है, बात नहीं बिल्कुल। रही, क्योंकि एक आदमी का सच्चा होना, ईमानदार होना थिएटर में बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये देखना कि यहाँ से मुझे एड मिल जाएगी, यहाँ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, तो फिर आप हम्म। ईमानदारी से कमिटमेंट वाला काम नहीं कर सकते। और काम नहीं कमिटमेंट कर सकते। वो करना पड़ेगा। और जाहिर है कि शाहिद मधोली साहब ने जिस तरह से बुनियाद डाली थी, अतर हम्म। अजीज साहब ने, अतर परवेज साहब ने जामिया में जो हम्म। बुनियाद डाली थी, ऐसे हम्म। बुनियाद गुजार लोग, ए आर कारदार साहब एक दिल्ली में हम्म। टीचर थे हिंदी स्कूल के, उन्होंने सैकड़ों बच्चों को जो है तकरीरी मुकाबलों में ले जाना और तमसीली मुशायरों में लेके जाना, और फिर जिस तरह से वो लोग जो कमिटमेंट के साथ थे कि भाई स्कूल के बाद भी और टाइम नहीं हम्म। मिलता है लेकिन काम कर रहे हैं। हमने स्लम जी। के कितने बच्चों के साथ काम किया, मतलब मैंने आईटीओ पे स्लम के बच्चों के साथ, या फिर निजामुद्दीन में हम्म। स्लम के, मैंने ये आगा खान फाउंडेशन के लिए बहुत काम किया है, जिसका जिक्र कभी नहीं अच्छा। आया। जी जी। फाउंडेशन इस्लाम के बच्चे थे हम्म। निजामुद्दीन के, जिस वक्त ये हुमायूं का मकबरा बन के मुकम्मल हुआ है, और आगा खान जो है हम्म। पेरिस से रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हम्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे थे, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हम्म। बैठी हुई थी, वहाँ एक प्ले कहा था कि बनाओ ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये आज पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है 3 साल के बाद, तो हम्म। ये हुमायूं के मकबरे की तारीख क्या है। तो मैंने वहाँ जो बच्चे कूड़ा उठाते थे, कार धोते थे, उनको जमा करके वहीं पर प्ले उनसे डिस्कस करके जी लिखा, जी जी जी। उनको बुलाकर वो किया, और उन्होंने वहाँ प्ले वो स्टेज किया। इसकी हम्म। ये आज तक मैंने कहीं जिक्र इसका नहीं किया है,
जी और वो प्ले जब हुआ तो लोग हैरान हो गए कि ये बच्चे इतने परफेक्शन के साथ, जिसमें कोई स्कूल नहीं गई, इतनी अच्छी हम्म, जबान कैसे सीख सकता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी जी कोशिश की, इतनी बड़ी जरखेज के साथ जी देखिए, जी। मेहनत थोड़ी सी करनी अच्छा, पड़ेगी। ये अनीस साहब, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ भी जुड़े रहे हैं, और आपका जी जो जी सबसे बड़ा काम आपने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया है, मैं समझता हूं कि एक तरह से आपने उर्दू थिएटर का भी हक अदा किया है वहां पे, कि आगा हशर काश्मीरी के 2 वॉल्यूम, 2 या 3 वॉल्यूम आपके दो वाले शायद हाँ, 2 वॉल्यूम, दो जिसमें वाले आपने आगा हशर काश्मीरी के तमाम ड्रामों का हिंदी तर्जमा किया है, और उस पर बहुत ही वसीफ मकाला भी लिखा है आपने उस पर। जरा उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। देखिए उसमें हिंदी तर्जुमा नहीं किया, हिंदी मतलब मतलब ट्रांसलिट्रेशन किया है। लिप्यांतर किसे कहते हैं, आजकल की जबान ट्रांसलिट्रेशन, में हाँ, बिल्कुल। जी जी हाँ, वही और नीचे रखी है, पूरा रस्म खत को बदला ये है आपने। जी, ये बात है 2002 की। मैं श्रीराम जी सेंटर में बैठा था, किसी दोस्त के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था और वो आया नहीं, इतने में आ, अंकुर जी जो एनएसजी के डायरेक्टर थे और जीएन जी कौशल वहाँ कॉफी पीने आ गए। तो कौशल जी मुझे देखते बोले, अरे मिल गया, गिरफ्तार कर लीजिए। जी जी फोन करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ है, तो मैंने पीछे मुड़ जी के देखा, मैंने कहा कि ये तो है, ये अचानक मतलब गिरफ्तारी का वारंट कहाँ से इशू हो गया। तो मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने अच्छा कहा वो, कि मैं हाजिर हूँ, गुनहगार हाजिर है। तो क्योंकि एनएसजी डायरेक्टर थे वो, मतलब बहुत मेरा प्यार का रिश्ता उनके साथ था। जब वो दिल्ली आए थे नए नए, जी तो सबसे पहला प्ले उन्होंने जो किया था उद्यन का था, मैं उसका एक्टर, लेडी श्रीराम, अच्छा लेडी अरविंद गर्ल्स कॉलेज के साथ उन्होंने किया था। उनमें बॉयज के लिए उनको शरीफ लड़के चाहिए थे जो गर्ल्स हॉस्टल में रहे और कोई अच्छा बदनामी का बायस ना बने, तो मैं उन शरीफों में था। उद्यन का था, मैंने वहां किया। फिर दो तीन जी जी प्लेज और किए अंकुर जी के साथ, जी तो अंकुर जी के साथ एक रेपो बना और अंकुर जी एनएसजी के डायरेक्टर हुए। तो जी चूंकि जी मैं उनका एक्टर था और बहुत उस जमाने में जब वो बिल्कुल यंग थे, शादी नहीं हुई थी, और हमने उनके इश्क को भी देखा, जी जी उनके काम को देखा, उनकी जो तभी होते हुए भी देखा, एनएसजी में उनको टीचर होते हुए देखा और वो डायरेक्टर हुए। तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता था और मुलाकातें बराबर रहती थी। जी तो अंकुर जी ने कहा कि हाँ ये आदमी ठीक है, अच्छा इसको कह रहे थे, ये तो कोई है जी और ये बिजी बहुत रहता है, इसको आप जरा कान ऐठिए। जी कौशल जी ने अर्ज किया था अभी कुछ देर पहले कि मेरा रिश्ता जो था बाप और बेटे का था और मैं उनके साथ मतलब एक अजीब सी रिश्ता था मेरा जी उनका। जी कौशल जी का जब इंतकाल होता है तो उनके बेटे का मेरे पास फोन आता है कि आपको सेमिनार हो रहा है उनपे और आपको एक पेपर पढ़ना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मैं रो पढ़ूंगा, थोड़ी ही पढ़ सकता हूँ। उसने जज्बाती रिश्ता होने की वजह 8 मिनट पहले, मरने से 8 मिनट पहले ये उन्होंने पर्चा लिखा था कि ये 6 लोग हैं, कोई सातवां नहीं बोलेगा मुझ पर, और पहला नाम अनीस आजमी लिखा हुआ है। से। अरे तो वाह। मैंने कहा कि अब तो मुश्किल आ गई, अब तो करना पड़ेगा। तो बहरहाल वो रिश्ता था मेरा कौशल जी के साथ। तो कौशल जी का नहीं नहीं, इसका मैं कान ऐठूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो मैंने कहा मामला क्या, तो मुझे नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा भाई ये 2002 है, 2004 में 125वीं बरसी है आगाशर काश्मीरी, और हमें जी स्कूल में पढ़ाना होता है और हमारे पास कोई सिलेबस के लिए किताब नहीं है, और तुम बदमाश आदमी हो, तुम ये काम कर सकते हो। तो मैंने कहा आकाश कश्मीरी में मुझे क्या मतलब, मैं कहाँ से हो गया, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा। तो अंकुर जी ने कहा कि हम आपसे मशवरा लेने नहीं आए, आपको हुक्म दे रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद लेटर टाइप होकर आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं बहुत भटका, मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि असल प्ले कौन सा है, उसमें इतनी तब्दीलियां हो चुकी थी। वो देहाती पुस्तक भंडार की छपी हुई किताबें थी, जिसमें ऐसी ऐसी जबान के अगलातनामे थे। वो जबान क्या थी, पाकिस्तान से मंगवाया, रजा लाइब्रेरी गया, खुदाबख्श लाइब्रेरी गया, धन्नो सफीन गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया, मतलब बहुत मुश्किल से ये 10 जो प्लेस थे बेस्ट वो मिले और उनको किसी तरह से एकजा किया। फिर 104 सफ़े का मुकदमा लिखा। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये उर्दू जबान में ही होगा, ये हिंदी में नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे एक बार इसको हिंदी में अगर मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो इसी को कहेंगे। और मैंने कहा कि वैसे भी अभी किसी ये को प्ले हुआ कहेंगे। लेकर आए आकाश के ओरिजिनल प्ले को, और आपने लिखा कि हिंदी नाटक, आकाश का हिंदी नाटक, तो मुझे तकलीफ हुई। आप
हिंदी नाटक उर्दू नाटक क्यों करते हैं? अगर करते हैं तो फिर उर्दू नाटक ही करने दीजिए ना उसको, हिंदी नाटक कैसे आगा हाशिम लिख देंगे? आगा हाशिम ने हिंदी में भी नाटक लिखा है, सीता बनवास जो लिख दिया उन्होंने, धर्मी बालक जो लिख दिया, तो राधे श्याम कथावाचक जो वीर अभिमन्यु लिख रहे थे, वहां से उनका कुछ तकरार हुआ था और उन्होंने कहा था कि साहब कि ऐसी हिंदी में लिख के दिखाओ तो माने, तुम्हारी तो सारी भाषाएं सारी जबान एक ही जैसी होती है। हालांकि राधेश्याम कथावाचक भी उर्दू के राइटर थे, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर कि साहब सब कुछ क्या अल्फ लैला की दास्तानों से ही होगा, जी जी। हिंदी अदब से कुछ भी नहीं होगा, और उनसे उनको कंपल किया कि एक भी पारसी ड्रामा जो है वो हिंदुस्तान की जमीन का लिखा हुआ नहीं है, सब के सब अरब देशों के हैं, सारी कहानी सारे किस्से, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, ये वो, और फिर सब कुछ क्या हिंदुस्तान में रहकर और उन्होंने कहा कि तुम राधेश्याम कथावाचक, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो 1912 में उन्होंने पहली बार वीर अभिमन्यु लिखी, और ये हुआ अच्छा। कि हिंदी बोलने की शुरुआत वहां से होती है 1912 से। और 1912 से। महाराजा चरखारी जो थे जी वो जी राम भक्त थे, सीता भक्त थे, और वो आशिक थे साथ साथ आगा हशर काश्मीरी के। जी। उन्होंने कहा आगा हशर ये 5 लाख रुपया रखा है, सीता मैया के हवाले से कुछ लिख दो। तो उन्होंने कहा ये 5 लाख के रखिए, मैं लिख देता हूँ। और उन्होंने जो सीता बनवास लिखा, तो किसी हिंदी वाले ने आज तक उतना खूबसूरत, मतलब रामायण पे नाटक नहीं लिखा रामायण। जो काश्मीरी है, क्योंकि वो जीवन कैफियत उनकी थी। और आगा शर्फ तो बहुत एबनॉर्मल इंसान थे, सही इंसान थे, और जिस तरह से उन्होंने, मतलब ऐसे ही उनको आगा शर्फ काश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है, बिल्कुल। उन्होंने हक अदा किया है। और मतलब उर्दू ड्रामा आज जहाँ भी पहुंचा है, उसमें जो अहम तरीन रोल है, बहुत से लोगों के काम है, बहुत से लोगों का काम है, लेकिन ये कि अभी जो हमारे मौखिकीन है वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, जैसे अभी बहुत से लोग कहते हैं कि साहब की उर्दू में जो एडाप्टेशन हुए, जो ट्रांसलेशन हुए, जो प्लेज हमने लिखे हैं, वो जी जी। फला फला, जिसे हम कहते हैं कि तुगलक प्ले जो है बहुत अच्छा है, कारन साहब ने लिखा, कारन साहब को मुजफ्फर मौलवी नहीं मालूम था। कारन साहब एक जुमला उर्दू का नहीं बोल सकते थे, लिखना तो बहुत दूर की बात, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। जी जी। ट्रांसलेशन किया किसने है? मुजफ्फर मोहन्नस नहीं जानते थे, उनकी पकड़ ही नहीं थी। जी बहुत जी। ग्रेट म्यूजिकल प्लेस में उनका कोई सानी नहीं है, उनसे बड़ा इंसान कोई इंसान नहीं था, जितने बड़े वो इंसान थे। लेकिन हम्म। ये बातें खुलनी चाहिए। मैंने लिखा था, मेरे लोग बहुत बड़े दिमाग मोहम्मद हसन साहब का नहीं है। मोहम्मद हसन साहब ने इमरजेंसी, उन्होंने लिखा है कि इमरजेंसी के जमाने में मैंने लिखा है। मैंने ये प्ले जो है उर्दू बिब्लियोग्राफिया के अंदर पूरा प्ले मौजूद था जी जी 1958। जी। और अब्दुल अलीम साहब की किताब मौजूद है, तो हमने कहा क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं आप? ये उन्नीस सौ जी। अट्ठावन में लिखा गया है, और कैसे हाँ मोहम्मद हसन साहब के नाम आपने मंसूब कर दिया है? हसन साहब मुझसे हाँ, नाराज भी हुए इस बात बिल्कुल को बिल्कुल। लेकर। जी और अनीस साहब। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बहुत समझौते कर लेते हैं, हम लोग जी। चाहते हैं कि हमको ये इनाम मिल जाए, वो इकराम मिल जाए, ये पोस्ट मिल हम्म, जाए। मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझसे अगर किसी ने कभी कहा कि भाई फला अवार्ड हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ। जी मैंने जी। आज देखिए किताबें बाद में आई हैं, बचपना था जब मेरा जुलूस इस पॉडकास्ट नया नया था, मैं दाढ़ी मुझे भी नहीं थे, तो मैंने इनाम के लिए भेज दी थी, फिर मैंने कोई जी किताब कहीं नहीं भेजी। मुझे लगा कि इंसाफ की बात नहीं है, किसी और का हक मैं क्यों छीनूं, और ये सब, इससे कुछ नहीं होता है। मुझे आज तक किसी ने कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया, कि दे भी नहीं सकता, मैंने कुछ किया नहीं है। और यहाँ तो हर जुमेरात के जुमेरात लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते हैं, तो ये सब चीजें जी। तकलीफ देती हैं, तकलीफ बहुत देती तकलीफ है। देती हैं। जी जी। कुछ ऐसी अनीस चीज है जो साहब, अनीस क्या। साहब, आपके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही और वक्त का हमें पता ही नहीं चला, चूंकि ये प्रोग्राम हमने 1 घंटे का रखा है, लेकिन अच्छा लगा हमें कि 1 घंटे से हम ऊपर चले गए आपके साथ और बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपसे आखिरी 1-2 सवाल है, वो ये जी, कि उर्दू थिएटर के फरोग के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए उर्दू की जमीन बहुत जरखेज है। जी जो बिल्कुल। लोग कहते हैं कि उर्दू खत्म हो जाएगी, मैं नहीं मानता, उर्दू इतनी कमजोर जबान नहीं है। हम्म। उर्दू के अंदर थिएटर हमेशा रहेगा, और फिल्म इंडस्ट्री अगर जब खत्म होने लगेगी, जो कि बहुत तेजी से खत्म होने की तरफ जा रही है, तो उसको फिर से जी उर्दू थिएटर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्टर चाहिए, उसको प्रोफेशनल्स चाहिए। जी जी जब जी फिल्म जी इंडस्ट्री हुई थी, तो उर्दू थिएटर के कंधे पे ही बंदूक चलाई थी उसने। सारे सेट डिजाइनर, सारे मेकअप मैन, सारे एक्टर्स, सारे प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन के अलावा
सब जी थिएटर से ही गए थे, थिएटर से ही गए थे। तो थिएटर के बगैर तो कुछ होगा नहीं। हम जी। लोगों के यहाँ उर्दू वालों में ये रिवायत नहीं है, लेकिन ये है कि हम अपने स्कूल और कॉलेज की सतह पर अगर जो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू में हम्म, बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है। अगर कमी आप नहीं। करने पर, आप जो कर रहे हैं, जी आपने मैगजीन निकाली, आप थिएटर कर रहे हैं, ड्रामा फेस्टिवल कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, सिंपोजियम्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना। जी जी जी। आपको ये नहीं उतरे। कोई भी अगर सोचेगा चाहेगा कि मैं कर लूं, लेकिन ये कि हम लोग ये सर्टिफिकेट जमा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मुझे इतने अवार्ड जी और जी मिल जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे कुछ जी होता नहीं है, उसका मतलब कि मतलब माफ कीजिएगा, ये सब चीजें जो है आपको जी दुख नहीं करती, जी। क्योंकि अनीस साहब, आपके साथ बात करते करते बहुत वक्त हुआ, लेकिन एक बहुत ही अहम पहलू आपका छूट गया हमसे। उसके लिए मैं मुआवजा चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक सेशन आपके साथ मैं फिर करूंगा। उसमें ये कि आपकी शख्सियत का एक पहलू और है कि आपने टीवी प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत काम किया है, बहुत सारा काम किया आपने उसका दूरदर्शन काम वगैरह होना के चाहिए, लिए बहुत, लेकिन हाँ और जरूर रहने टेलीविजन तो जरूर आपने बुला लीजिएगा, लिखा है कि उस पे जरूर। एक अलग सेशन और गुफ्तगू जरूरी है। हाँ और मैं चाहूंगा कि एक सेशन आपके साथ और करूं जिसपे हम लोग टेली प्ले, टेली फिल्म, टेली प्ले मैं ज्यादा कहूंगा, टेली सीरीज या टेली प्ले, जो इसकी जो इसका एक चलन शुरू हुआ और बहुत सारे जी जी एपिसोड्स जी। बनाए गए, और आपने बहुत इसमें भी ही काम किया मेरे इसमें ख्याल भी मेरा रोल से। कम है, इसमें एम के रैना साहब का रोल ज्यादा है, क्योंकि एम के जी रैना को काफी सारे प्रोजेक्ट मिले और उनको करीब तरीन स्क्रिप्ट राइटर की सूरत में मैं सामने उनके बराबर में खड़ा था। वो जी। जो कोई प्रोजेक्ट उनको मिलता था वो मुझे पकड़ा देते, चलो स्क्रीन पे लिखो, चलो स्क्रीन पे लिखो, तो 10 स्क्रीन पे जी लिखते बिल्कुल। लिखते स्क्रीन प्ले का एक अलग ही तजुर्बा है और अलग काम करने का तरीका है उसका, जो ज्यादातर हमारे उर्दू के कारीन और उर्दू के जो नाजरीन हैं, थिएटर के जो लोग हैं, वो उससे नावाकिफ हैं। उस पर रोशनी पड़नी चाहिए। जी तो जी अनीस जी जी। साहब को आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करने का ये मौका मिला, हमें बहुत खुशी हासिल हुई। और हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि आप रंगरस के इस रंग सफर प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े। और बहुत सारे कमेंट्स हैं इस लाइव सेशन के दरमियान, लेकिन चूंकि हम लोग बातचीत में हैं तो कमेंट देखना जरा सा मुश्किल हो जाता है। उसका जवाब हम जरूर बाद में देंगे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी कमेंट्स के जवाब जरूर दें। जरा तो नवाजी है, बहुत ये शुक्रिया करम का तो मुझे हकीकत नाजरीन, में। आज का सेशन हम लोग यहीं तमाम करते हैं, और अगले सेशन में हमारे साथ कनाडा से जावेद दानिश साहब जुड़ेंगे, जो मेहमान की हैसियत से हमारे सेशन में आएंगे 27 तारीख को। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस सेशन में हमने आप बहुत ही पुरमगज गुफ्तगू की जनाब अनीस साहब के साथ। अनीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर।